होगी ना फाइल, उसको ओपन करो। तो उसमें हमारे पास जो पहला ही करंट अफेयर है दैट इज अबाउट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो एनसीटी का जो बिल है इसके ऊपर बात कर रहे हैं, एनसीटी का अमेंडमेंट बिल। रिसेंटली आपने पिछले 1-2 महीने, जब मतलब ये मॉनसून सेशन आपका स्टार्ट होने से पहले आपने एक इशू सुना होगा कि क्या इशू चल रहा था। दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहां पे आपको क्या है, जो विधानसभा है वो देखने को मिलती है। दिल्ली की गवर्नमेंट एंड दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट को, या फिर आप बोल सकते हो सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव है ये। क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, ऐसे एरियाज जिसको सेंटर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो यहाँ पे दिल्ली को भी सेंटर के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, लेकिन जब दिल्ली में आपने गवर्नमेंट बना दी है तो ऑटोमेटिकली कुछ पावर्स क्या गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्वेंट्स के रिलेटेड जो पावर्स है वो पहले गवर्नमेंट के पास ही थी, लेकिन उसके ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट किया किसने, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसकी वजह से ये केस कहां पे गया, सुप्रीम कोर्ट में। ये केस कहां पे गया, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिविल सर्विसेज को लेकर या जितने भी सर्विसेज हैं दिल्ली की, मतलब जितने भी वहां पे मुलाजिम रखे जाते हैं, उनके रिलेटेड सारी पावर्स किसके हाथ में रहेंगी, दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, आम आदमी पार्टी ने इसको बहुत सेलिब्रेट किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, प्रेसिडेंट की एक ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस पास करते हैं जिसके तहत ये बोला जाता है कि जो सर्विसेज की पावर है, जितने भी मुलाजिमों के रिलेटेड जो भी पावर्स है, वो सारी दिल्ली की गवर्नमेंट से छीन के किसको दी जाती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी जाती है। और ये किसने बोला, प्रेसिडेंट की एक ऑर्डिनेंस से। अब प्रेसिडेंट की जो ऑर्डिनेंस आपकी होती है दैट इज अ टेम्परेरी लॉ, दैट इज अ टेम्परेरी लॉ। जैसे ही आपका पार्लियामेंट सेशन में आता है तो अगर तो उस ऑर्डिनेंस को पास कर दिया जाता है तो वो एक्ट बन जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी और आगे कंटिन्यू करेगी। अगर पार्लियामेंट ने सेशन में आने के बाद उसको पास नहीं किया तो वो ऑर्डिनेंस वहीं पे खत्म हो जाती है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब ये जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पास की गई थी, इसी को एक्ट बनाने के लिए पार्लियामेंट में रखा गया है, राइट, जिसको हम बोल रहे हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। अभी ये अमेंडमेंट बिल है, अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। अमेंडमेंट बिल मतलब अभी इसको रखा गया है, अभी पास होना इसका बाकी है। तो इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले देखो कि ये क्या करेगा, ये कंट्रोल ऑफ द सर्विसेज ऑफ दिल्ली जो है, मतलब जितने भी सरकारी मुलाजिमों के रिलेटेड जो पावर्स है, उनको कंट्रोल करने की जो पावर्स है, वो दिल्ली की गवर्नमेंट से छीन के किसको देगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल सरकार को या प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें दिल्ली के केस में, ऑलरेडी जो पब्लिक ऑर्डर है वो किसके हाथ में है, सेंट्रल सरकार के हाथ में। अगर आपको पता हो, जो दिल्ली की पुलिस है वो दिल्ली गवर्नमेंट की पुलिस नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस होती है। क्योंकि पुलिसिंग वाला जो सब्जेक्ट है, वैसे सरकारों के पास, लोकल सरकारों के पास होता है, पंजाब की सरकार के पास है, हरियाणा की सरकार के पास है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक यूटी की, जिसकी वजह से वहां की सरकार के पास पुलिस वाला सब्जेक्ट नहीं है, वो किसके पास है, सेंटर के पास। और यही चीज हर जगह वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ पुलिस नहीं, बाकी भी जितने मुलाजिम है वो सारे गवर्नमेंट के अधीन ना होके किसके अधीन होंगे, सेंटर के अधीन होंगे। और इसी के लिए इस बिल को रखा गया है, इस ऑर्डिनेंस को लॉ बनाने के लिए, एक प्रॉपर परमानेंट लॉ बनाने के लिए, राइट। और इसमें अगर हम बात करें, ये जो सर्विसेज वाला इशू है, ये कोई आज का इशू नहीं है, 2015 से इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। 2015 मतलब जब से क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती थी, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, इशू होता ही नहीं था।
जब 2014 के इलेक्शंस हुए उसमें क्या है, सेंटर में बन गई बीजेपी की सरकार और दिल्ली में बन गई आपकी सरकार। अब यहाँ पे दो डिफरेंट आपकी पार्टीज की सरकारें बन रही हैं और दिल्ली इंपॉर्टेंट एरिया क्योंकि हमारे देश की कैपिटल है। जितने भी आपके सेंटर सरकार के दफ्तर है सारे के सारे कहाँ पे हैं, दिल्ली में। तो मतलब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लेफ्टिनेंट अगर गवर्नर वहां पे बिठाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा तो उसकी क्या पावर्स रहती हैं, उनकी पावर्स का दायरा क्या है। क्योंकि अगर हम दिल्ली की बजाय बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में तो 101% पावर किसकी होती है, केंद्र की होती है। लेकिन दिल्ली में जब आपने एक लोकल सरकार बना दी, उसको पावर दोगे तो उसको बनाने का फायदा है, अदरवाइज उसको बनाए क्यों। सिंपल चीज है, राइट। तो ये जो 2015 से इशू चल रहा था जिसके ऊपर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी वर्डिक्ट दी गई और रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो मई 2023 में 5 जज बेंच बिठाया गया और 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर्विसेज के रिलेटेड सारी पावर्स गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, 5 जज बेंच, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मुद्दा आता है वहां पे कम से कम आपको 5 जज बेंच बिठाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 9 जज बेंच भी हो सकता है, 7 जज बेंच भी होता है, 5 जज भी होता है। 5 जज इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल केस, जिसमें क्या होगा 5 जज बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि क्या वहां पे किया जाएगा। और वहां पे आपको चाहिए मेजॉरिटी, वहां पे आपको क्या चाहिए, मेजॉरिटी। वो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पहले तो 2019 में स्प्लिट वर्डिक्ट आई। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है कि आधे जज बोल रहे हैं यस, आधे जज बोल रहे हैं नो। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो 5 जज बेंच आपने बिठाया, 2 ने तो दिल्ली के फेवर में दी वर्डिक्ट, 2 ने दिल्ली की सरकार के अगेंस्ट वर्डिक्ट दी, एक जो बचा उस बंदे ने कुछ भी नहीं बोला, ना उस तरफ ना उस तरफ। यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 एक तरफ 2 एक तरफ, मतलब स्प्लिट वर्डिक्ट होगी। क्या करें उसका, उसका तो कोई फायदा नहीं है। बट रिसेंटली जो मई में वर्डिक्ट दी गई थी, मई 2023 में, वो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोला कि ये पावर इनके पास होनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर फिर ऑर्डिनेंस आई और उसी ऑर्डिनेंस को अब हमने क्या करना है, लॉ बनाना है। अमेंडमेंट बिल हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अमेंडमेंट किस चीज की आपने करनी है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, 1991 में अगर आपको याद हो यहाँ पे एक एक्ट आता है जिसके तहत जो दिल्ली यूनियन टेरिटरी थी उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया जाता है। मैंने लिखवाया है इस चीज को, याद करो। 1991 में एक एक्ट रखा जाता है जिसके तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे डिमांड की जा रही थी दिल्ली को स्टेट बनाने की। ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली को स्टेट तो नहीं बनाते, क्योंकि अगर दिल्ली को स्टेट बना दोगे तो वहां पे स्टेट की पावर ज्यादा हो जाएंगी और दिल्ली में आपके सारे के सारे सेंटर सरकार के दफ्तर हैं, तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते। आपने दिल्ली को स्टेट ना बना के दिल्ली में क्या बना दी, लेजिस्लेटिव असेंबली। यही 1991 का एक्ट है जो लेटर ऑन 1992 में पास होता है और 1992 में जाके लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधान सभा जो है वो बनाई जाती है, कहां पे, दिल्ली में। तो 1992 से विधानसभा दिल्ली में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट तब से चल रही है। इसी में कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं, उस गवर्नमेंट को जो पहले ये अधिकार दिए गए थे इनको छीन के किसको देना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, मतलब सेंटर अपने हाथ में वो पावर को लेना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम से 2015 से इन दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है ये खास तौर पे इसी एक्ट के तहत बनाई गई थी। और इस वाली अथॉरिटी का काम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका काम क्या है, पंजाब के अंदर जो जितने भी आपके मुलाजिम हैं उनको मैनेज करना, उनकी अपॉइंटमेंट करवाना,
उनकी जो सर्विस की कंडीशंस होगी उनको डिसाइड करना एंड ऑल। वैसे दिल्ली के लिए ये वाला आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जो दिल्ली की सिविल सर्विसेज को देखता है, राइट। इसके ऊपर प्रेजेंटली सरकार का अधिकार है, लेकिन अब किसको देना है हमने, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सिंपल। इसकी अगर हम कॉम्पोजिशन देखते हैं तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, देन प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी आपको देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी मतलब सिविल सर्वेंट, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उन्हीं को सेक्रेटरीज बनाया जाता है। देन उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, अगेन एक सिविल सर्वेंट। तो खासतौर पे ये 3 बंदे होते हैं इस कमीशन में जो दिल्ली की सिविल सर्विसेज को देखते हैं। चेयरमैन कौन है, चीफ मिनिस्टर। यही चेंजेस तो हमने करने हैं, चीफ मिनिस्टर को निकालो और लेफ्टिनेंट गवर्नर को एज अ चेयरमैन बिठाओ, ये करने की कोशिश की जा रही है। देन क्या क्या पावर्स हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है, अगर हम उसकी बात करते हैं, जो देने की बात की जा रही है खासतौर पे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू मेक रूल्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्लीज अफेयर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉय फंक्शंस, टर्म एंड कंडीशंस। मतलब दिल्ली कैपिटल में जितने भी आपके मुलाजिम होंगे, जितने भी सरकारी मुलाजिम होंगे, उनकी सर्विस कंडीशन, उनको कितनी सैलरी मिलेगी, उनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी, कितनी छुट्टियां ले सकते हैं, क्या रिटायरमेंट एज होगी एंड ऑल, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, सेंटर। अगर ये आपका पास हो जाता है तो, क्योंकि प्रेजेंटली ये पावर सुप्रीम कोर्ट ने किसको दी है, दिल्ली की सरकार को, सिंपल। देन अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिस्क्रिशनरी पावर मतलब वो पावर्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर विदाउट द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली कर सकता है। डिस्क्रिशनरी पावर्स हमेशा वो होती हैं प्रेसिडेंट की या गवर्नर की या लेफ्टिनेंट गवर्नर की, जो पावर्स को वो एक्सरसाइज करता है बिना किसी की सलाह के। अदरवाइज हमें पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे आपका गवर्नर ऑफ स्टेट हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, ये हमेशा प्रेसिडेंट के केस में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर के केस में चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट या यूटी, राइट। तो इसको आप क्या यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं जो डिस्क्रिशनरी यहाँ पे बनाई जाएंगी, और ऑलरेडी आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अच्छी खासी पावर्स हैं। अच्छी खासी पावर डिस्क्रिशनरी होने का कारण क्या है, क्योंकि ये एक यूटी है जहां पे आपको सेंटर की डोमिनेंस को बढ़ाना है, अगर बढ़ाना है तो इसको कुछ ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स देनी पड़ेगी। तो ये चीज भी याद रखो, एक गवर्नर ऑफ स्टेट से कहीं ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं किसकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, राइट। ये चीज आपने याद रखनी है। देन अगर हम कंसर्न्स की बात करते हैं कि इस बिल के रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पेश किए जा रहे हैं या फिर जिनको पार्लियामेंट में रखा जा रहा है। सबसे पहले देखो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आप क्या कर रहे हो, आप डिसेंट्रलाइजेशन का जो आपका कंसेप्ट है, हमारे देश में क्या चलता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर केंद्र सरकार के पास है, पावर स्टेट सरकारों के पास है, पावर पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के पास है, दैट इज पावर का डिवीजन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, दिल्ली की गवर्नमेंट को जो पहले आपने पावर दी थी वो सारी छीन के सेंटर को दे रहे हो। दिस इज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दैट इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे लिए गड़बड़ है। देन बाईपासिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑटोमेटिकली अगर मैंने आपको बोला है कि यहां से आपने पावर छीन के इसको देनी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ की जो विधान सभा है, दिल्ली गवर्नमेंट की जो विधान सभा है, उसको बाईपास कर सकता है कौन, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अदरवाइज अगर हम बात करें कि किसी स्टेट के अंदर या फिर जहां पे यूटी में आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे लॉज कैसे बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली बिल को पास करेगी, गवर्नर सिग्नेचर करेगा। गवर्नर का काम है सिग्नेचर करना, ना कि लॉज को बनाना। लॉज बनाने का काम विधानसभा कर देती है।
लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिशनरी पावर, इट मींस वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो विधानसभा की मर्जी के खिलाफ जाके भी बहुत सारी चीजें कर सकता, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये शब्दों को याद रखो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? डिवीजन ऑफ पावर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि ना ऐसी चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 स्टेटमेंट्स दे दी, आपने चूज करना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है क्या। देखो फेडरलिज्म का सिंपल मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों अलग अलग रह के काम करेंगे। अगर देश की तरक्की करवानी है तो इन दोनों को मिल के चलना होगा। हालांकि अपनी अपनी पावर्स है इनकी, बट दोनों को कोऑर्डिनेट करके चलना होगा। किस तरीके से? मान लो हम बात करते हैं कि डिफेंस के ऊपर लॉ बनाने की पावर किसकी है? सेंटर की है। पंजाब सरकार क्या करती है? यहाँ पे मुद्दा खड़ा कर देती है कि हम तो पंजाब के बॉर्डर्स के ऊपर इस लॉ को इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उस दिन भी आपके साथ डिस्कस किया था कि रिसेंट ईयर्स में हुआ था कि बॉर्डर के साथ लगते हुए विलेजेस को खाली करवा दिया था। किसने करवाया? सेंटर सरकार ने। वहां पे पंजाब सरकार बोल देती कि नहीं, हम हमारी जनता को उठने नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। आगे से जस्ट खड़े हो जाते, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो खड़े नहीं हो सकते हैं, वो खड़े हो जाते। तो वहां पे क्या होना था? चीजों का डिले हो जाना था। नुकसान किसका होना था? पूरी की पूरी कंट्री का। तो हालांकि आपके पास पावर्स अलग अलग हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर सिर्फ केंद्र लॉ बना सकता है, कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर सिर्फ स्टेट बना सकती है लॉ, बट स्टिल आपको कोऑपरेट करना होगा। और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है नीति आयोग। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है नीति आयोग। हमारे पास प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था पूरे देश के प्लान्स बनाने के लिए। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में जो स्टेट सरकारें थी, इनकी रिप्रेजेंटेशन वाज वेरी लेस। स्टेट की सरकारों से प्लान बनाने से पहले नहीं पूछा जाता था, केंद्र प्लान बनाता था और स्टेट से जस्ट उसको पास करवाता था। बनाने में स्टेट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। लेकिन जब से हमने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को लाया है, तो यहाँ पे जब प्लान बनता है तो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, सेंटर के जो आपके मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ये सारे मिलके बैठते हैं और प्लान्स बनाते हैं। तो पहले क्या था? सेंटर की प्लानिंग में स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी, लेकिन अभी होती है। हालांकि उस इन्वॉल्वमेंट को अगर आप नहीं भी करवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1950 से लेके 2014 तक हमने नहीं करवाई। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क किया? नहीं, क्योंकि कर ही नहीं सकते, क्योंकि पावर्स का डिवीजन है। हालांकि आपके पास फेडरलिज्म है, लेकिन स्टिल अगर कोऑपरेट करके चलते हो तो देश की वेलफेयर में आप ज्यादा हिस्सेदारी निभा सकते हो। सिंपल। तो सबसे अच्छी एग्जांपल अगर कोई पूछ रहे, दैट इज नीति आयोग, कि यहाँ पे सेंटर के प्लान्स केंद्र और स्टेट की सरकारें मिलके बनाती हैं, क्योंकि प्लान तो केंद्र बनाएगा, इंप्लीमेंट तो स्टेट्स में होना है, राइट। तो इस चीज को भी ये खराब कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है, आप मिल बांट के उनके साथ नहीं चल रहे। देन पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट। अब ऑटोमेटिकली मैंने आपको बताया कि ये सर्विसेज वाले चीज को लेके ही 2015 से इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर आप इस बिल को पास कर दोगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। और डिस्टर्ब कौन होगी इसमें? आम जनता। रुकेगा क्या? एडमिनिस्ट्रेशन का काम रुक जाएगा, डिलेज हो जाएंगे और एट द एंड जनता को भुगतना पड़ेगा। सिंपल। देन अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की, तो ये जो आप एक्ट पास करवाना चाह रहे हो, इट इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा संविधान सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट नहीं करता, हमारा संविधान डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है। हमारा संविधान कभी नहीं बोलता कि स्टेट की सरकारों से पावर छीन के सेंटर अपने पास ले आए।
लेकिन हमारा संविधान प्रमोट करेगा अगर सेंटर सरकार अपनी कुछ पावर स्टेट को दे रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेंटर ने स्टेट को इन्वॉल्व किया नीति आयोग में, तो ऐसी चीजों को हमारा संविधान प्रमोट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी विधानसभा है दिल्ली की, उसकी पावर छीन के सेंटर सारी की सारी अपने हाथ में करना चाहता है। इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, बेसिक फीचर के अगेंस्ट है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिल्ली सरकार के पास ये पावर होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के अगेंस्ट जा रहा है सेंटर। और सुप्रीम कोर्ट एंड केंद्र सरकार के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट कोई पहली बार नहीं है। मैंने आपको एक पूरा सिनेरियो लिखवाया तो उस टाइम पे एक केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, पार्लियामेंट ने उसके अगेंस्ट क्या कर दिया, अमेंडमेंट पास कर दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, उन्होंने फिर अमेंडमेंट पास कर दी। ये सब चलता रहा है ना, वही चीज यहाँ पे हो रही है। अगेन वो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो रहा है। देन अगर हम बात करते हैं कर्टेलिंग द दिल्ली गवर्नमेंट ऑटोनॉमी, तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उनकी जो ऑटोनॉमी है उसको क्या किया जा रहा है, इसमें कम किया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है। दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल। तो इस बिल के ऊपर बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि अब ये बिल पास नहीं हुआ है, अगर पास हो जाता है तो ये हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर वहां पे क्वेश्चन खड़ा होगा बहुत सारी चीजों के ऊपर, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन खड़ा होगा, या फिर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट या यूटी की गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन खड़ा होगा, राइट। बेसिक फीचर के ऊपर क्वेश्चन खड़ा होगा अगर ये बिल पास हो जाता है तो, और पास होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली में वैसे अगर देखा जाए तो 3 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, दिल्ली की सरकार का कंट्रोल नहीं है, केंद्र का कंट्रोल है। उसमें से एक तो हमने डिस्कस की पुलिस, दूसरा है पब्लिक ऑर्डर और तीसरा है लैंड। ये चीज आपने याद रखनी है। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ना होके किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वैसे अगर हम बात करते हैं स्टेट्स के केस में तो ये सब किसके पास रहता है, स्टेट की गवर्नमेंट के पास। क्या क्या चीजें हैं, पुलिस, देन पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। ये तीनों की तीनों दिल्ली के किसके पास है, ये तीनों की तीनों चीजें सेंटर गवर्नमेंट के पास आपको देखने को मिलेंगी, दिल्ली की सरकार के पास ये नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी बिल रखा गया है, अभी डिस्कशंस होंगी, अभी इसके ऊपर नतीजा आएगा, उसके बाद हम इसको अगेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले टॉपिक से जो क्वेश्चंस है, खास तौर पे जो पेपर 4 है आपका जनरल स्टडीज का, उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज एथिक्स का पेपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात की जा रही है कि आरपीएफ का एक जवान जो कि जयपुर से मुंबई सुपर फास्ट एक्सप्रेस में ट्रेवल कर रहा था और वो मेंटली थोड़ा सा इल था, जिसकी वजह से उसने क्या है, रास्ते में कुछ पैसेंजर्स के ऊपर गोलियां चला दी और पैसेंजर्स मारे गए। यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा होता है कि हमारी जो ये यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस है, यूनिफॉर्म्ड मतलब जो ये सारे यूनिफॉर्म पहनते हैं, कौन कौन सी, सारी की सारी सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेस। अब पुलिस को देख लो, इनको भी छोड़ो, पुलिस को देख लो, 24 घंटे आपकी ड्यूटी है। कोई आपको संडे की छुट्टी नहीं है, कोई आपको सैटरडे की छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई सरकारी छुट्टियां नहीं है, कोई दिवाली की छुट्टी नहीं, कोई दुशहरे की छुट्टी नहीं, नथिंग लाइक दैट। इनफैक्ट दिवाली दुशहरे पे एक्स्ट्रा आपकी ड्यूटीज लग जाती है, नॉर्मल सिनेरियो से भी ज्यादा बिजी हो जाते हो आप। तो ये सब चीजें क्या कॉज कर रही हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज। किसमें, ये सारी सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेस के जो पर्सनल है उसमें। और वही केस यहाँ पे खड़ा हो रहा है, मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारी सरकार ने कुछ बहुत बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया है। जैसे कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, या फिर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, उस लेवल पे जाके मेंटल हेल्थ की बात सरकार के द्वारा अभी तक नहीं की गई। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लेकिन वो इतने बेहतर इनिशिएटिव्स नहीं है कि हम बोले कि बहुत अच्छा कुछ सरकार ने किया, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक ना डेफिनेशन दी हुई है, इसको आप एज इट इज भी अगर याद कर पाओ तो आप याद कर सकते हो। पेपर में अगर आपके पास मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सीधा सीधा इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये WHO की है।
WHO क्या बोलता है? मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग in which individual realizes his or her own abilities. मेंटल हेल्थ वो स्टेट है जिसमें क्या है, आप अपनी एबिलिटीज को, अपनी कैपेसिटीज को, आप क्या करने के काबिल हो, उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हो। नंबर 2 लाइन क्या है? कैन कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ एंड कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली एंड इज एबल टू मेक अ कंट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। तो प्रॉपर मेंटल हेल्थ क्या है? एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसमें क्या है, आप अपनी कैपेबिलिटीज को समझ पाओ, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और जो स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। सिंपल चीज है, राइट? तो ये 2-4 लाइंस अगर याद रख पाओ तो वेरी गुड, अगर याद ना भी रहे तो आसपास की डेफिनेशन जरूर लिख देना, क्योंकि ऐसी चीज को आप मेंशन कर सकते हो कि आपके पास मेंटल हेल्थ का क्वेश्चन आया, आप सीधा लिखो कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो इम्पैक्टफुल रहता है कि आप एक अच्छी डेफिनेशन दे रहे हो, खुद का नहीं कुछ भी वहां पे चला रहे, आपने WHO ने जो बोला वो बोला है वहां, राइट? दिस इज अबाउट अ मेंटल हेल्थ कि कैसी होनी चाहिए, लेकिन इसमें अगर कोई भी गड़बड़ होगी तो वो क्या है, इनस्टेबिलिटी, और उसी को हमने हटाना है, और वही हमारी दिक्कत है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि टोटल हमारे देश में जो सुसाइड होते हैं उसमें से 8.5 जो सुसाइड है वो कहां से है, जस्ट इंडियन आर्मी से है। 1 लाख के पीछे जो 8 या 9 बंदे मर रहे हैं वो किसके मर रहे हैं, इंडियन आर्मी के। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। मतलब हमारी जो डिफेंस फोर्सेस, जिसको सिखाया जाता है टफ से टफ हालातों में भी आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करोगे, हमारी डिफेंस फोर्सेस जिनके बारे में बोला जाता है कि वो बॉर्डर के ऊपर शहीद होने के लिए पूरे तरीके से तैयार किए जाते हैं, ऐसा बंदा, इतना स्ट्रांग बंदा सुसाइड कर रहा है, तो मतलब वो दिखने के लिए स्ट्रांग है, इंटरनली ही और शी इज वेरी वीक। क्योंकि सुसाइड वो बंदा करता है जो इंटरनली वीक होता है, इमोशनली वीक होता है, और उन्हीं चीजों के ऊपर हमने यहाँ पे बात करनी है। अब रीजन क्या है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि क्या क्या रीजन है कि इन फोर्सेस में मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1 है आपका हायरार्की। जिस तरीके की यहाँ पे हायरार्की आपने देखा होगा कि अगर आर्मी में हायर ऑफिशियल ने लोअर ऑफिशियल को कोई ऑर्डर दिया तो यहाँ पे सवाल ही नहीं खड़ा होता कि जो लोअर ऑफिशियल है वो उस चीज को मना कर पाए। और इसकी वजह से क्या होता है, आप कभी भी किसी आर्मी वाले के साथ बात करना, इस चीज का फायदा उठाते हुए, अपनी पावर का फायदा उठाते हुए, ये जो बड़े लेवल के बड़े रैंक के ऑफिसर होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं किसको, छोटे लेवल के ऑफिसर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आप आईपीएस हो और एक आप कांस्टेबल हो। अगर आप कांस्टेबल हो तो आपके अधिकारों के बारे में, आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में, आपके कंफर्ट के बारे में कोई नहीं सोचेगा। लेकिन अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर हो तो आपकी गाड़ी का दरवाजा भी खोला जाएगा, आपके जूते साफ करने तक लोग जाते हैं, कांस्टेबल को कोई नहीं पूछता। हालांकि अगर देखा जाए ये जो कांस्टेबल्स हैं ये सबसे ज्यादा टफ जॉब करते हैं। आईपीएस ऑफिसर के लिए बोल देते कि 24 घंटे की जॉब है, लेकिन कभी भी नाइट में वो वर्क नहीं करते हैं, बहुत रेयरली करते हैं। शाम के 4 बजे के बाद साहब तो चले गए, सिंपल। लेकिन कांस्टेबल्स के साथ ये नहीं होता है, नाइट ड्यूटीज है आपकी, 24 आवर्स लगातार आप नाके के ऊपर खड़े हुए हो, राइट? तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, आर्म्ड फोर्सेस में भी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस में भी। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेस इज नॉट एड्रेस्ड। स्ट्रेस की अगर हम बात करें कि इस चीज के ऊपर बात ही नहीं की जाती है, इन आर्म्ड फोर्सेस में ऐसा कोई आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां पे जाके क्या है, आपकी अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो आप उसके खिलाफ कुछ बोल सको। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री जिसमें कम से कम 10 महिलाएं जो हैं वो वर्क कर रही हैं, तो वहां पे आपको एक ग्रीवियंस सेल बनाना पड़ता है। वो कंपनीज एक्ट बोलता है, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि अगर
किसी भी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा वुमेन वर्क कर रही हैं तो वहां पे आपको खास तौर पे वुमेन ग्रीवियंस सेल बनाना पड़ेगा। अगर वहां पे वुमेन के साथ किसी भी तरीके का शोषण होता है तो वो वहां पे जाके कंप्लेंट कर सकती है। लेकिन ऐसे ग्रीवियंस सेल आपको इन आर्म्ड फोर्सेस में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ कोई शोषण करे तो आप जाके क्या करोगे, पुलिस में रिपोर्ट करोगे। अब पुलिस के साथ हो रहा हो तो वो कहाँ रिपोर्ट करे, राइट? तो वहां पे हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। या आर्म्ड फोर्सेस के साथ हो रहा हो तो वो कहां पे रिपोर्ट करे, ऐसा हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक प्रेशर रहता है इन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर अपने आप को स्ट्रांग दिखाने का। उन्होंने बोला ना कि जो माचो स्टीरियोटाइप है, माचो स्टीरियोटाइप क्या है, माचो मैन बोला जाता है ना, उसका मतलब क्या, स्ट्रांग मैन। वो मैन जिसको कभी दर्द नहीं होता, वो मर्द को दर्द नहीं होता, वो वाला कंसेप्ट वो हमारे देश में चलता है। आप दिमाग में सोच के देखो, मैं बोल रहा हूं कि एक आर्मी वाला बंदा, आपके दिमाग में क्या आएगा, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी, दिस इज द स्टीरियोटाइप। अरे भाई वो भी तो इंसान ही है। आपके जैसे बच्चे एनडीए सीडीएस क्वालिफाई करके ऑफिसर्स बनते हैं आर्मी में, नेवी में। आपके जैसे बच्चे जो बहुत ही, आप बोल सकते हो सेंसिटिव है, बहुत ही इमोशनल है, वो पत्थर थोड़ी ना बन जाएंगे आर्मी में जाने के बाद। उस चीज को इग्नोर किया जाता है और उनको जस्ट एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही शो किया जाता है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। देन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अचीवमेंट्स, लेस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अचीवमेंट्स। यहाँ पे अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि एक कांस्टेबल 24 घंटे लगातार नाके के ऊपर खड़ा हुआ है, उस चीज के लिए उसको एप्रिशिएट कोई नहीं करेगा। हाँ, आप मर जाते हो तो आपको एप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या फायदा, समझ रहे हो? अगर एक बंदा लगातार 24 घंटे खड़ा होके नाके पे ड्यूटी कर रहा है, इट इज एप्रिशिएबल, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको हर 6 महीने के बाद, साल के बाद उनको कुछ ना कुछ इनाम के तौर पे, चाहे शील्ड ही पकड़ा दो, कुछ तो दो, नहीं दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप इन्वॉल्व हो कि किसी की गोली चली, आपकी टांग में लग गई, हाथ में लग गई, हाँ फिर आपको दिया जाता है शील्ड, किस बंदे ने बहुत और अच्छा। से अगर जैसे कोई अभी लेके जाते हैं हाई कोर्ट्स वगैरह में, ऐसे लेके जाते हैं बेचारों से कोई भाग भी जाए, उसके लिए भी उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड कर दिया भाई ना, वो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि खतरे में है, उनका वजूद जो है बहुत ज्यादा खतरे में है। उनको वहां पे रिकॉग्नाइजेशन देने की बजाय उनको सप्रेस किया जाता है एक तरीके से, खास तौर पे ऑफिसर्स के द्वारा, और वो बहुत बड़ा टेंशन का कारण है। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास पुलिस फोर्स है या आर्मी है, उसमें से कितने परसेंट होंगे जो शराब नहीं पीते हैं? वेरी लेस परसेंटेज, वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। हम यही बोलते हैं ना, जो पुलिस में होगा शराब तो पीता होगा। कारण इज स्ट्रेस, कारण इज स्ट्रेस, और कुछ भी नहीं। आप किसी भी पुलिस वाले से बात करना, कारण एक ही है, स्ट्रेस। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए वो क्या है, अल्कोहल का सेवन करते हैं, लेकिन वो अल्कोहल उनको फायदा नहीं करेगी, नुकसान ही करेगी। तो मतलब स्ट्रेस इज देयर, वो बोले ना बोले, स्ट्रेस इज देयर। एक पुलिस वाला बंदा रो रहा है, आपको कैसा लगेगा? एक पुलिस वाला बंदा रो रहा है, आपको कैसा लगेगा? आप लोग, यार पुलिस में यही रो रहा है तो हम क्या करेंगे। दिस इज अ स्टीरियोटाइप, है तो वो भी इंसान। ये सारी दिक्कतें आगे चल के वो सारे रिजल्ट लेके आ रही हैं जो हमें यहाँ पे आरपीएफ जवान का देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आप अपना संतुलन खो बैठो। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेंडेंसी टुवर्ड अल्कोहलिज्म, वही बात आ गई कि अल्कोहल बहुत ज्यादा यहाँ पे अल्कोहल का सेवन किया जाता है। कारण क्या है, स्ट्रेस को भगाना, और कोई कारण नहीं है, राइट। देन उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस एंड स्टिग्मा, ये तो बहुत बड़ी चीज है, नॉट जस्ट आर्म्ड फोर्सेस, एक नॉर्मल सिविल सोसाइटी में भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आप अपने घर वालों को बोलो कि मैं बीमार हूं, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, या मुझे शुगर हो गया, या मान लो कोई बोले मुझे कैंसर हो गया, इतना चक्कर नहीं है। एक बंदा बोले कि मेरा दिमागी संतुलन सही नहीं है, लोग दूर हो जाते हैं पहले तो, कि भाई इसका दिमागी संतुलन सही नहीं है। और लोग अलग ही तरीके की, जैसे एक बंदा ये भी बोल दे ना कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, तो लोगों को लगता है ये पागल हो चुका है। इनफैक्ट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पागल होना और एंजाइटी होना, बहुत बड़ा गैप है, लेकिन लोगों को वो सेम लगता है।
जिसकी वजह से क्या, अगर किसी बंदे को स्ट्रेस हो भी रहा है तो वो खुल के बोल नहीं पाता। आज के टाइम पे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जितने बच्चों को मैं मिला हूं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन स्ट्रेस। तुम लोग तो फिर भी खिलते हुए चेहरे हो, हंसते हो। एनडीए वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, +2 करके आए हैं बच्चे और उनकी शक्लें ऐसे उतरी हुई हैं। क्यों? उनका पेपर आ रहा है, उनको स्ट्रेस है कि हमारा पेपर, और इतना ज्यादा स्ट्रेस। अरे भाई तुम +2 में हो, नहीं होगा तो सीडीएस कर लेना, वो नहीं होगा कहीं और चले जाना, इतना क्या तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है? समझ रहे हो? ये चीज, ये बहुत बड़ी चीज है जो आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अभी +2 की नहीं और इनको अचीवमेंट चाहिए। तो ये बहुत गलत चीज है ये। पहले क्या होता था, आप अपने फादर से या मदर से पूछना, उनके टाइम पे क्या होता था कि 30 साल 35 साल में जाके लोग जॉब लगते थे। 30 35 सालों तक डबल एमए कर ली, डबल एमएससी कर ली, ये चलता था, ये चीज होती थी ना। आज क्या है, +2 करने के बाद हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस लाइफ हो रही है ना, ये भी एक कारण है स्ट्रेस का, सिंपल। क्योंकि आपने जिंदगी को एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे स्ट्रेस को। देन अगर हम बात करते हैं सेपरेशन फ्रॉम फैमिली एंड होम, ये बहुत बड़ी चीज है। अब मिलिट्री वालों को देख लो, आर्मी वालों को देख लो, अपने बच्चों से दूर, अपने घर वालों से दूर, तो वो भी एक कारण रहता है स्ट्रेस का, सिंपल। देन उसके बाद जॉब रिलेटेड स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। जॉब रिलेटेड क्या है, सिंपल सी चीज है कि आप 24 घंटे ड्यूटी भी कर रहे हो, आपको पेपर वर्क भी करना है, वो भी इन टाइम करना है, आपके पास खाने का भी टाइम नहीं है प्रॉपरली, आपके पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पुलिस वालों के पेट बड़े होते हैं, बहुत रेयर पुलिस वाले होंगे जिनका पेट नहीं बड़ा होगा। कारण, खड़े हो तो खड़े ही रहना है, बैठे हो तो बैठे रहना है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही। वो जो पेट बढ़ता है शराब पीने से या ज्यादा खाने से नहीं बढ़ रहा, वो बढ़ रहा है स्टैंड स्टिल होने की वजह से। अगर कोई बैठ के काम कर रहा है तो वो 24 घंटे बैठ के काम कर रहा है, अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो नाके पे 24 घंटे खड़ा ही हुआ। दैट इज द रीजन। फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो और स्ट्रेस फ्री होके पढ़ना चाहते हो, रोज 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करो। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी करने से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो आपका स्ट्रेस खत्म कर देते हैं और आप दोबारा से रिफ्रेश हो जाते हैं। आप पूरा दिन पढ़ के थके हुए हो और ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा कोशिश करो और फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटे की करो, उसके बाद आपको लगेगा मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। दिस इज द टोटल वर्क ऑफ हार्मोन्स जो फिजिकल एक्टिविटी के बाद रिलीज होते हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं मिलेंगी जब आप ट्रेनिंग करवाते हो। चलो आर्मी को तो छोड़ दो, सिक्योरिटी फोर्सेस में पहले तो बड़ी ट्रेनिंग करवाते हैं। जब उनको एक बार डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर दिया उसके बाद उनको कोई पूछता नहीं कि भाई तू मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं। रिसेंटली असम में ये चीज हुई थी। असम की पुलिस ने डिक्लेयर किया कि अगर आप अनफिट हो तो आपको रिजाइन लेना पड़ेगा, आपको रिजाइन करना पड़ेगा, रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। कहां से? फोर्स से। कौन सी फोर्स? पुलिस फोर्स। और अगर ऐसा पंजाब में किया जाए तो मुझे लगता है कि 95% ऑफ द पुलिस वालों को रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी फिर। समझे? ये असम ने इनिशिएटिव लिया है। दिस इज सर इम्पोर्टेंट। हमारे ना इधर जैसे एक लड़का था 26 इयर्स का था, वो पुलिस में था, तो उसने सुसाइड किया। अभी 3-4 महीने पहले की बात है। तो स्ट्रेस इतना था, और सर मतलब बिल्कुल बच्चा ही था, अभी कांस्टेबल ही हुआ था जैसे, तो वही तो इतना चीज है ना, स्ट्रेस हुआ उसके ऊपर तो उसने सुसाइड ही कर लिया। वही चीज है। वो बंदा बोल नहीं सकता क्योंकि वो पुलिस में है। समझ रहे हो? वो किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो स्ट्रांग समझा जाता है लोगों के द्वारा, सिंपल। देन पुअर सर वर्किंग कंडीशन। सर भगवंत मान को भी कोई टेंशन हुई होगी ना, तभी वो लोकसभा में शराब पीकर चला गया था ना। हाँ वही है वो। ये सारी चीजें जो है स्ट्रेस का कारण है। अगर आप भगवंत मान की भी बात कर रहे हो तो आप देखो, वो बंदा 24 घंटे काम कर रहा है क्योंकि वो सीएम है, वो घर पे भी बैठा है फिर भी वो फ्री नहीं है। उससे पहले उसका बैकग्राउंड देखो, उसका डिवोर्स हुआ है, बच्चे उसके साथ नहीं है, तो फैमिली की कोई सपोर्ट नहीं है। रिसेंटली उसकी शादी हुई लेकिन अदरवाइज फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं है। शादी भी हुई, एज गैप इज दैट मच, तो वो आप कभी भी कंपेटेबिलिटी आपके अंदर नहीं आ पाएगी। अब आप लोग हो, आप मेरे से 5 6 7 साल छोटे हो गए, आपके साथ और मेरी सोच के साथ कभी मैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज मैंने 5-7 सालों में पहले देख ली है आपने भी देखनी है, राइट? तो वो हमेशा चीज रहती है। फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो।
ये जो पुअर वर्किंग कंडीशन है इसकी अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल नाके के ऊपर कोई बंदा खड़ा है, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो कुछ मर्जी हो, आपके पास वहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। दूसरी चीज, आप कभी भी इनके जो क्वार्टर्स होते हैं, चलो ये जो बड़ी बड़ी सिटीज है, मोहाली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे तो अच्छे खासे क्वार्टर्स बना के दिए जाते हैं। अदरवाइज जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं, इनको लोकल जो सिटीज होती है वहां पे जो क्वार्टर्स मिलते हैं किराए के ऊपर, जिनका किराया ये भरते हैं, उनके हालात बहुत खराब हैं। ऐसे छोटे छोटे रूम्स हैं उसमें बने हुए। ऐसी कंडीशंस में अगर आप रहोगे तो आपको क्या लगेगा कि मैं जॉब भी कर रहा हूं, कमा भी रहा हूं, लेकिन स्टिल अच्छी जगह पे मैं रह नहीं पा रहा। बीमारियां भी लगेंगी, क्योंकि जितना कंजेस्टेड होगा काम उतनी ज्यादा बीमारियां वहां पे पनपेंगी। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे यही तो दिक्कत थी। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सम की मेजर्स टू एड्रेस द मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग द यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस, क्या क्या कर सकते हो? नंबर 1, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। सिंपल, अवेयरनेस को फैलाओ, ये बोलो कि भाई पुलिस वालों को, आर्मी वालों को स्ट्रेस हो सकता है, उनकी वर्कशॉप्स लगवाओ, उनको ट्रेनिंग दो, उनकी काउंसलिंग करो। अगर कोई आपको लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं ये एंजाइटी एंड स्ट्रेस की, क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, जो भी फिजिशियन आपका साइकोलॉजिस्ट होगा उसके आप पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, आपको पूरा परफॉर्मा देगा, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपने उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है और कुछ नहीं करना। ये स्कूल्स में हम लोगों ने करवाया हुआ है। स्कूल में जाके आप बच्चों से वो परफॉर्मा जो है उसको भरवा रहे हो, बच्चे उसमें क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि अगर ये हालात में आप हो तो आप क्या करोगे, आपको इसमें से कौन सा म्यूजिक पसंद है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, आपको कितने घंटे खेलना पसंद है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। और उससे एनालाइज करके एक साइकोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि आपको किस लेवल का स्ट्रेस है या नहीं। ये सिंपल चीजें तो कर सकते हो आप, ये तो देख सकते हो, ये तो सर्विस कर सकते हो कितने हमारे पुलिस वाले और आर्मी वाले स्ट्रेस में हैं, फिर उस चीज का इलाज भी आप कर सकते हो, क्योंकि इलाज है इस चीज का, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, इलाज है। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डीस्टिग्मेटाइजेशन, स्टिग्मेटाइजेशन आपने डीस्टिग्मेटाइजेशन करनी है, मतलब ये जो एक स्टिग्मा बना हुआ है मेंटल हेल्थ का कि लोगों को बोलो स्ट्रेस है, लोग समझते हैं पागल हो गया है, इस चीज को दूर करना है, अवेयरनेस लेके आनी। सिंपल। नेक्स्ट, एक्सेस टू द काउंसलिंग, काउंसलिंग की जो सर्विसेज हैं वो होनी चाहिए। काउंसलिंग मतलब एक आपके पास साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, काउंसलर होना चाहिए जो बातचीत करे। अगर आपने फॉरेन का कल्चर देखा होगा तो वहां पे क्या है, छोटे छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए भेजते हैं। कारण क्या है, एडवांस्ड सिटीज, जैसे हमारे यहाँ पे देखो अभी +2 के बच्चों को स्ट्रेस होता है, राइट, और हमारे जैसे को अपने टाइम पे पता ही नहीं था कि +2 में करना क्या है। नो गोल, नथिंग लाइक दैट, जस्ट ये था ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, इसमें ना सप्ली आ जाए कहीं, है ना। आज के बच्चों क्या है, एग्जाम तो हो जाएगा, हमारा करियर क्या होगा, हालांकि समझ है नहीं कि करियर होता क्या है। वो जो एडवांस्ड चीजें आपको एडवांस्ड एरियाज में देखने को मिलेगी, और इंडिया एडवांस हो रहा है तो वो सारी एडवांस्ड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आ रही हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, राइट। देन लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे आपको जो हायर ऑफिशियल्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो सरकारें हैं उनको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि मैं एक IPS ऑफिसर हूं, मैं अपने कांस्टेबल्स को बोल दूं कि भाई तुम लोगों को सुबह मैं 2 घंटे दूंगा, यहाँ ड्यूटी पे तुम लोगों ने आना है, 2 घंटे तुम लोग फ्री हो, बस ये ग्राउंड में 4 चक्कर लगाने तुम लोगों ने, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उनसे कोई भी पब्लिक सर्विस नहीं ले रहा हूं, मैं अपने कांस्टेबल्स की हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ। सिंपल, समझ रहे हो। ऐसी चीजों के इनिशिएटिव जो हायर ऑफिशियल्स हैं वही ले सकते हैं, जो लोअर ऑफिशियल्स हैं वो नहीं ले सकते हैं। और हायर ऑफिशियल्स को स्ट्रेस होना इज वेरी लेस, ऐसी तरह के केसेस बहुत कम आपको मिलेंगे, लेकिन लोअर ऑफिशियल्स को स्ट्रेस इज वेरी कॉमन, ठीक है, परसेंटेज बहुत डिफरेंस है। देन अगर हम बात करते हैं अर्ली इंटरवेंशन, एक टाइम आए कि आपके आर्म्ड फोर्सेस वाले गोलियां चला के लोगों को मारना स्टार्ट कर दें, कितनी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है, उस टाइम को आनी मत दो, पहले इस प्रॉब्लम को काउंटर कर लो। सिंपल। देन प्रमोटिंग वर्क लाइफ बैलेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो सारी आर्म्ड फोर्सेस होती है ये सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को जीते हैं, पर्सनल लाइफ इनकी कुछ नहीं होती। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट,
वेलनेस प्रोग्राम ये सरकार के द्वारा लाए जा सकते हैं। वेलनेस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू रिसिलियंस बिल्डिंग, माइंडफुलनेस, कोपिंग स्ट्रेटजीज, मतलब किस तरीके से आप मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को बेहतर कर सकते हो, ऐसे प्रोग्राम से सरकार लेके आए। देन क्राइसिस रिस्पॉन्स, अगर आपके पास दिक्कतें आ रही है तो उस टाइम पे आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अगर आपको पता चला कि मेरे पास 10 कांस्टेबल थे, उसमें से 5 बंदों को स्ट्रेस हो रखा है, तो मैं वहां पे क्या रिस्पॉन्ड करूं, उस टाइम पे क्या एक्शन लूं, वो इंस्टेंट जो रिस्पॉन्स होगा उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन पीर सपोर्ट नेटवर्क, ऑटोमेटिकली आपको सबकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी जितने भी इन डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि विदाउट सपोर्ट एक बंदा भी कुछ नहीं कर सकता है, राइट। देन फैमिली सपोर्ट भी हमें यहाँ पे चाहिए, फैमिलीज को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। किसी पेरेंट को जाके बताए अगर उसका डॉक्टर, बच्चे का डॉक्टर, कि आपके बच्चे को स्ट्रेस है, पेरेंट्स से खुद स्ट्रेस में आ जाते हैं कि ये क्या चीज होगी, हमने तो उसको कुछ बोला ही नहीं था, हमने तो कभी इसको डांटा ही नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखना, स्ट्रेस इज अ डिसीज। जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इट इज अ डिसीज लाइक जो आपकी हार्ट की डिसीजेस होती हैं, लाइक कैंसर होता है ना, ये सारी डिसीजेस तरह, इसकी तरह ये भी एक डिसीज है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा बहुत अमीर है, बहुत सक्सेसफुल है, उसने कभी लाइफ में फेलियर नहीं देखा, उसको एंजाइटी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है फिर भी आपको ये एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी होने के लिए फेलियर होना या फिर पीछे रह जाना या फिर जिंदगी में कुछ अचीव ना करना ये कारण नहीं है। समझ रहे हो? ज्यादातर स्ट्रेस आपको किनको देखने को मिलेगा? जो बहुत अच्छी प्रोफेशनल लाइफ में है, जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, आप बोल सकते हो। समझे? तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास अचीवमेंट्स नहीं है फिर आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, इट इज अ डिसीज, ये चीज हमेशा मेंशन करना, राइट। देन अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव पॉलिसीज, इंक्लूसिव मतलब हर एक बंदे को यहाँ पे ऐड करना है, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी एज का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कल्चर का हो, एनीवन, एनीबडी, हर एक बंदे के लिए आपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देनी है कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को प्रॉपरली मैनेज कर सके। अब सरकार ने क्या कुछ किया है? एक तो सरकार ने बोला कि हेल्थ केयर जो है दैट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो मतलब आपको हेल्थ केयर की सर्विसेज मिलनी चाहिए, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हो? सरकार के खिलाफ केस कर सकते हो। सिंपल, कि हमारे एरिया में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, हमारे एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है, हम लोगों को 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है एक बेसिक बीमारी का इलाज करवाने के लिए भी। आप ऐसी चीजें कर सकते हो, समझे? दिस इज इंपॉर्टेंट। और हमारे देश में बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इनफैक्ट सरकारों के द्वारा भी इस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है कि जो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ है इसको बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारे देश में बहुत सारे डॉक्टर्स बनते हैं, बहुत सारा नर्सिंग स्टाफ बनता है। दिक्कत ये नहीं कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है अच्छा खासा है। बाकी कंट्री से, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनसे कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा। दिक्कत क्या है? हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स क्या ढूंढते रहते हैं कि मुझे फॉरेन में जॉब मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस कंडीशंस है, जैसे सर्विस के हालात है, जिन हालातों में वो काम करते हैं वो उनको पसंद नहीं है। तो मतलब क्या है, आपको उनको अच्छी सर्विस कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो इंडिया की जॉब्स छोड़ के बाहर की कंट्रीज में ना जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये कोविड आया, कोविड के दौरान अगर हम बात करें यूएसए में बहुत सारा नुकसान आपको देखने को मिला। कारण क्या था? यूएसए में नुकसान होने का सिर्फ एक कारण था, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। कारण इज उनके पास स्टाफ की कमी है। हमारे यहाँ पे भी कोविड आया लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत कम नुकसान हुआ। कारण हमारे पास कोई बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन नहीं है, बहुत ही जर्नल सी मेडिसिन डोलो खिला खिला के हमने क्या है कोविड वालों का इलाज किया है, बट स्टिल हमारे यहाँ पे डेथ रेट वाज वेरी लो कंपेयर टू अदर कंट्रीज। कारण हमारे पास अच्छा हेल्थ का स्टाफ है।
राइट, लेकिन उसको सर मैनेज करने वैसे की भी जरूरत है। बोला जाता है, जैसे जो फॉरेन कंट्रीज है जैसे अमेरिका या कनाडा में, जैसे जिनसे बातें वो यही बोलते हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है वैसे बिल्कुल नॉर्मल ना भी। के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरी खुद की सिस्टर है कनाडा में, वो क्या बोलती है कि अगर मान लो आपको दर्द हो रहा है, मान लो आपको ना स्टोन है और आपको पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया, आप हॉस्पिटल में जाओगे, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर भागते हैं, नर्सिस भागती हैं कि बंदे को उठाओ ले, है ना, ये सब होता है ना। वहां पे क्या होता है, वो पहले आपसे पूछेंगे कि ये फॉर्म में भरो कि आपके दर्द का लेवल क्या है, किस लेवल का दर्द है ये, क्या ये नॉर्मल है कि नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर है या फिर एक्सट्रीम है। अगर एक्सट्रीम आप वहां पे लिखोगे तो वो आपको देखेंगे कि एक्सट्रीम लग तो नहीं रहा, तो वहां पे आपको क्या एक्टिंग करनी पड़ती है कि मैं तो मर रहा हूं, जल्दी से इलाज कर दो नहीं तो मैं तो गया। अगर आप ऐसा बोलेगे तो आपको डॉक्टर से मिला देंगे, अदरवाइज आपको क्या पेन किलर देके वापस भेज देंगे, समझे, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है हमारे यहाँ पे। हर डॉक्टर, कोई भी ऐसा थोड़ा सा भी हो रहा हो ना कुछ, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पूरा चेकअप करेगा आपका। वहां पे ऐसा नहीं होता, पेन किलर देते हैं, लो जी घर जाओ। आपको बुखार हुआ क्या करेंगे, आपको पैरासीटामोल देंगे, बोलेंगे लो जी घर जाओ बस। अगर आप मरने की तादाद पे हो फिर आपको डॉक्टर से मिलाएंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वहां पे स्टाफ बहुत कम है, सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया 2017 में, जिसने बोला कि जो सेक्शन 309 है आईपीसी का, जो पहले क्या बोलता था कि अगर सुसाइड कमिट करते हो और कहीं गलती से बच गए तो आपको जेल की सजा होगी। सेक्शन 309 क्या बोलता है कि एक बंदा सुसाइड कमिट करता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, बच जाता है, उसको जेल की सजा होती है, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं। एक तो बंदा पहले स्ट्रेस में, जिस बंदे ने सुसाइड किया मान लो वो एक्सट्रीम लेवल का स्ट्रेस है, ऊपर से उसको उठा के जेल में डाल रहे हो। तो सरकार ने 309 को खत्म किया 2017 में, और सरकार ने बोला कि ऐसे लोगों को जेल में डालने के बजाय आप जो मेंटल हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स हैं वहां पे लेके जाओ। क्या दिक्कत है भाई, इतनी क्या दिक्कत होगी तेरे को कि जो सुसाइड कर रहा है, मतलब उसकी मेंटल स्टेबिलिटी हिली हुई है, उसको सही करने की जरूरत है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव था। देन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये 1982 से अगर हम बात करते हैं तो ये चल रहा है, लेकिन एक अच्छे लेवल पे नहीं है। एक स्केल जो आप बोल सकते हो इस प्रोग्राम का बहुत अच्छा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप टारगेट्स रखते हो कि जल जीवन मिशन हम लेके आए जी 2024 तक हर एक के घर में आपने टैप लगा के वहां पे पानी पहुंचाना है, टारगेट्स। यहाँ पे ऐसे टारगेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आप मुझे खुद बताओ, आपने कितनी की गवर्नमेंट की स्कीम्स न्यूज में सुनी है जो मेंटल हेल्थ की बात करती है? नो। देन उसके बाद देखो किरण हेल्पलाइन, किरण हेल्पलाइन इज 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन है, जो खास तौर पे क्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, इन सब के साथ टैकल करने के लिए होता है। आप इसको चेक कर सकते हो, कभी जिंदगी में लगे कि स्ट्रेस हो रहा है, इनको आप कॉल कर सकते हो। वो आपको क्या है, काउंसलर के साथ अटैच करेंगे। अगर फोन पे हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज आपको फिजिकल जो वो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड की जाएगी। इसी के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके बारे में कितने को लोगों को पता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वुमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन, हर एक रोडवेज की बस में लगा होता है आगे कि ये नंबर है, और हर दूसरे बंदे को याद होता है कि 1098, समझे, इसके लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। देन मनोदर्पण की अगर हम बात करते हैं, लॉन्च्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान टू ऑफर साइकोसोशल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स, फैमिलीज, टीचर्स ड्यूरिंग कोविड-19। जब 2020 में कोविड आया, 2020 में हमारा सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हमने सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने की बात की थी। उसमें एक चीज था आपका मनोदर्पण। दिस इज द फैसिलिटी ड्यूरिंग कोविड, कि अगर बच्चे जो है वो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, खेलने नहीं जा पा रहे हैं, तो वो बच्चे क्या है, स्ट्रेस आउट फील कर रहे हैं, उसके लिए काउंसलिंग की जाएगी। टीचर्स जो हैं, जो जॉब करते थे उनकी जॉब चली गई, प्राइवेट जॉब करते थे उनकी जॉब चली गई, वो स्ट्रेस्ड है, तो उनके लिए काउंसलिंग फैसिलिटीज यहाँ पे दी जाएंगी, सिंपल। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए अपना जो आंसर है वो लिख सकते हो। और ऐसे क्वेश्चंस आजकल बड़े पूछे जाते हैं क्योंकि ये मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है। मेंटल हेल्थ इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्ड सोसाइटी,
इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। जितना मॉडर्नाइजेशन होगी उतना ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार मैंने आपको एक चीज करवाई थी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल फोन्स लैपटॉप बहुत ज्यादा चलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो नींद है, जो उनकी स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप डिस्टर्ब होगी, स्लीप का जो 8 घंटे का टाइम होता है वो होता है आपको रिलैक्स करने के लिए। जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, वही सेम रिलैक्सिंग हार्मोन्स जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी करने से भी रिलीज होते हैं। कई लोग बोलते हैं ये चीज कि अगर बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के थक गए हो ना, 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए सो जाओ। लेकिन बात ये है कि जब आप बहुत ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाते हो या फिर आपका पेपर आ रहा है, आप उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो पेपर को क्वालिफाई करने में, आपको नींद ही नहीं आएगी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। लोग बोलते हैं 2 घंटे पढ़ने के बाद 15 मिनट की एक छोटी सी नींद की झप्पी ले लो, नहीं मिलती है, वो आती नहीं है। 15 मिनट में नींद कहाँ आती है? रात को भी आप सो जाओ, मेरे साथ भी ये चीज है, सबकी डिस्टर्ब स्लीप होती है, मेरी भी है। रात को आप सो जाओ, 2 घंटे के लिए आप क्या है, आंखें बंद करके लेटे हुए हो, नींद नहीं आ रही है। और ये सबके साथ है, ये आपके साथ भी होगा। बहुत रेयरली होता है कि जिस दिन आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी की है उस दिन झट से नींद आ जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, राइट। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट कि जो साउथ एशिया है, साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन एंड साउथ एशिया में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। साउथ एशिया जब बोला जाएगा, साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी? एक तो हमारा इंडिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इंडिया है। देन नीचे आपके पास यहाँ पे श्रीलंका है। देन उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या है? पाकिस्तान। देन आपके पास ऊपर यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भी काउंट कर लिया जाता है साउथ एशिया में। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नेपाल देखने को मिलेगा। एंड नेपाल के बाद इधर आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश। इधर बांग्लादेश है, इधर आपका नेपाल है, यहाँ पे आपका भूटान है। दिस इज द साउथ एशिया। इन साउथ एशियन कंट्रीज में जो कोऑर्डिनेशन चल रही है उसी की बात कर रहा है ये वाला जो आपका आर्टिकल है खास तौर पे, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले India's vision of regional economic integration in South Asia is based on enhanced intra-regional trade, investment flows, regional transport and communication links in the South Asia। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज योर सार्क। सार्क ये खास तौर पे, जैसे आपने एक सुना होगा एशियान, सुना है, बड़ा फेमस है। एशियान में इधर पड़ती हुई साउथ ईस्ट एशिया की सारी 10 कंट्रीज आती हैं। सार्क में कौन आती है? ये वाली सारी कंट्रीज जो कहां पे पड़ती हैं? आपके साउथ एशिया में। लेकिन सार्क को आप बहुत कम न्यूज में सुनोगे एज कंपेयर टू एशियान। कारण क्या है? सार्क बहुत अच्छे लेवल पे वर्क नहीं कर रहा है, इतने प्रोग्रेसिव तरीके से वर्क नहीं कर रहा जिस तरीके से ये 10 आपकी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज वर्क कर रही है। तो यहाँ पे कमियां भी हैं, सुधारने की जरूरत है। और इससे इंडिया को क्या फायदा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्डअप करना चाहता है, बांग्लादेश के साथ कर रहा है। इधर अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के साथ, इधर म्यांमार के साथ, हालांकि म्यांमार आपके साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। देन भूटान के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस है, उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोग्राम मोस्टली इंडिया ही टैकल करता है। नेपाल के साथ तो हमारा फ्री बॉर्डर है, कोई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अफगानिस्तान में हम लोगों ने जब वहां पे तालिबान की दिक्कत आई, हमने फूड, मेडिकल सर्विसेज, हर तरीके की सर्विसेज अफगानिस्तान को पहुंचाई। तो मतलब इंडिया हर एक साउथ एशियन कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के साथ भी किया जाता है। तो लेकिन हिस्ट्री ऐसी है कि पाकिस्तान के साथ वो पीस मेंटेन हो नहीं पाता।
बाकी सारी कंट्रीज देखो, सबके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ हम बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है, चाहे ट्रेड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पीपल टू पीपल रिलेशन हो, हर एक चीज में, राइट। बांग्लादेश से बहुत सारे बच्चे इंडिया में पढ़ने के लिए आते हैं, नेपाल से बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए, वर्क करने के लिए इंडिया में आते हैं। चंडीगढ़ में जाओ, जितने भी चाइनीज रेस्टोरेंट है वहां पे आपको सारे के सारे नेपाली लोग मिलेंगे, जितने भी शेफ होंगे सब कौन होंगे, नेपाली। तो मतलब साउथ एशिया में इंडिया एक अच्छा अपना जो बेस है वो बिल्डअप कर रहा है। अब यहाँ पे जो नीचे दिया गया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर हाउ इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी इज हैविंग पॉजिटिव इफेक्ट ऑन साउथ एशिया। इंडिया जो दुनिया भर में आज के टाइम पे 5वें नंबर की इकोनॉमी है, ये जो आगे जा रहा है, क्योंकि इंडिया का टारगेट क्या है अभी कि तीसरे नंबर पे आना है। पहले नंबर पे तो यूएसए है, सरपास करना इज वेरी टफ। दूसरे नंबर पे चाइना है, अगेन सरपास करना इज वेरी टफ। तीसरे नंबर पे इंडिया खुद को लेके आना चाहता है। तीसरे नंबर पे जो हम बात करते हैं ना कि 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो हमने बनानी है, वो बन जाएगी। अगर आपकी इकोनॉमी उस लेवल पे बड़ी हो जाएगी तो आप तीसरे नंबर पे आ जाओगे दुनिया भर में। और अगर ये इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है तो ये इकोनॉमी किस तरीके से आसपास की इन छोटी छोटी कंट्रीज को फायदा पहुंचाएगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियाज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड पॉइज्ड टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। दुनिया भर में हम तीसरे नंबर पे आना चाहते हैं, और अगर इंडिया ग्रो करेगा तो आसपास की कंट्रीज को भी फायदा होगा। इंडिया की ग्रोथ होने का मतलब है इंडिया में प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो जॉब ज्यादा क्रिएट होगी, जॉब ज्यादा क्रिएट होगी तो नेपाली लोगों को इंडिया में और जॉब्स मिल पाएंगे और अच्छी सर्विसेज मिल पाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट, ट्रेड वॉल्यूम की अगर हम बात करें, इंट्रा रीजनल ट्रेड ग्रू फ्रॉम 2% इन 1990 टू 6% नाउ, बट कंपेयर टू एशियन कंट्रीज यहाँ पे बहुत कम है हमारा ट्रेड। अगर हम बात करें विश्व भर में जो टोटल ट्रेड होता है उसका पहले 2% ट्रेड था जो आपको साउथ एशिया में देखने को मिलता था 1990 में। आज जो विश्व भर का पूरा ट्रेड है उसका 6% ट्रेड एक्टिविटीज आपको कहां पे मिलेंगी, साउथ एशिया में। तो ट्रेड ग्रो तो किया है बट उस लेवल पे ग्रो नहीं किया जितना ग्रो हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं एशियान की, एक अच्छा खासा परसेंटाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एशियान कंट्रीज में। दुनिया भर में टोटल जो ट्रेड होता है उसका मोर देन 20% ट्रेड कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एशियान में। एक तो लोकेशन ऐसी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक एरिया मिलेगा ये नीचे जाके जिसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट है ना, किस किस के बीच में, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर ऊपर है, नीचे की तरफ आपके पास सुमत्रा है जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। इसके बीच में से आपकी मलक्का स्ट्रेट जाती है जो साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है, इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल आप बोल सकते हो। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया ट्रेड के लिए, इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशन और उधर पड़ता हुआ पैसिफिक ओशन, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रेड के लिए। तभी तो हमने यहाँ पे क्वाड को भी डिस्कस किया था, याद करो। क्वाड इज ऑल अबाउट इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी, राइट। तो अभी हमने बहुत सारा ग्रो करना है, हमने कुछ बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं किए। 2% से 6% कितने सालों में, पिछले 30 सालों में। ये कोई बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं अगर देखा जाए तो, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बायलैटरल ट्रेड पोटेंशियल, अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली बांग्लादेश के साथ 16 बिलियन का हमारा ट्रेड है, श्रीलंका के साथ 6 बिलियन का है और नेपाल के साथ $8 बिलियन का ट्रेड आपको देखने को मिला है 2022 में। तो मतलब इंडिया का नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ एंड श्रीलंका के साथ, क्योंकि यही मेजर कंट्रीज है। अफगानिस्तान तो इशू में घिरा हुआ है, तालिबान वाला इशू, ट्रेड तो हो नहीं सकता वहां पे। भूटान तो कंट्री बहुत छोटी सी है और कंट्री भी ऐसी है जहां पे क्या पहाड़ ही पहाड़ आपको मिलेंगे, रिसोर्सेज बहुत कम है, राइट। भूटान इज लाइक हिमाचल प्रदेश, इतना की अगर हम बात करें, राइट। नेपाल के पास रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, टूरिज्म अच्छा खासा है, जिसकी वजह से क्या है, रिलेशन बिल्डअप होते हैं।
बांग्लादेश के पास सेम चीज हमें देखने को मिलेगी, श्रीलंका में सेम चीज देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस है ही नहीं। इन 3 कंट्रीज के साथ अच्छा खासा ट्रेड हमें 2022 में देखने को मिला है और आगे इसको और बढ़ाया जा सकता है। अगर यहाँ पे ट्रेड बढ़ेगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी का ज्यादा परसेंटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये एरिया पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आज इसकी हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया इज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री। वैसे ही पूरी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है, इंडिया से बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि यहाँ पे जो इतनी यंगस्टर्स की पॉपुलेशन है उससे वर्ल्ड को क्या फायदा होगा। चाइना के पास पहले थी, चाइना ने दुनिया को अच्छा खासा फायदा पहुंचाया अपनी पॉपुलेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके, जिसमें चाइना खुद भी ग्रो किया, वर्ल्ड भी ग्रो किया। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज, उस दिन भी बताया था, चाहे एप्पल हो, चाहे सैमसंग हो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, सबकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ पे होती है? चाइना में। कारण क्या है? लेबर अच्छी खासी मिलती है, जो आपको कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिले। सिंपल। सर हमारे यहाँ तो आधी पॉपुलेशन तो रील्स देख देख के पागल हो रखी है, उन्होंने क्या ही कर वही तो चक्कर है। उस दिन तभी तो बात की थी, रील्स वाली बात ही तो कर रहे थे कि जो बच्चे आजकल फोन के ऊपर लगे रहते हैं उसको कैसे दूर किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Major initiatives for cross-border connectivity are complementing the trade volume. For example, train and bus services with Bangladesh and Nepal. बांग्लादेश के साथ आपकी जो बस की सर्विसेज एंड जो आपकी ट्रेन की सर्विसेज है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कनेक्टिविटी बढ़ रही है। बांग्लादेश के साथ कम है, नेपाल के साथ ज्यादा है, क्योंकि नेपाल के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो रिस्ट्रिक्शन फ्री है, बिना वीजा के आप इधर उधर जा सकते हो, राइट। बहुत सारे इंडियन लोग नेपाल में घूमने के लिए जाते हैं, बहुत सारे नेपाली लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो ये चलता रहता है। तो ये अगर कनेक्टिविटी और बढ़ेगी तो ट्रेड भी और बढ़ेगा और यहाँ पे ग्रोथ आपको और देखने को मिलेगी। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्रीज लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान आर पुशिंग द सीरियस इकोनॉमिक चेंज। पाकिस्तान के क्राइसिस अगर हम बात करें रिसेंटली न्यूज में, जहां तक मुझे याद है, अप्रोक्सीमेटली 48% पॉवर्टी, नॉट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, 48% इन्फ्लेशन रिसेंटली देखी गई। कहां पे? पाकिस्तान में। और ये पिछले कई सारे डेकेड्स की हाई इन्फ्लेशन थी, 48%। हमारे इंडिया में क्या बोला जाता है? 2% से लेके 6% के बीच में इन्फ्लेशन होनी चाहिए। 8% भी हो जाए ना तो लोग चीखने लगते हैं कि इन्फ्लेशन हो चुकी है। इट इज 48% इन्फ्लेशन रिसेंट मंथ्स में देखने को मिली। कहां पे? पाकिस्तान में। और श्रीलंका के क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस कहीं नहीं गए, सबको पता है। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस की एक कहानी अगर आपको सुनाऊं तो श्रीलंका में क्या था, कुछ साल पहले श्रीलंका को कंप्लीटली ऑर्गेनिक बनाने की बात की गई। कंप्लीट ऑर्गेनिक बना देना है श्रीलंका को, ऐसे डिसीजन लिया कि कल तो हम कर रहे थे इनऑर्गेनिक खेती, अगले दिन से ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ये डिसीजन श्रीलंका में लिया गया और इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने चाइना से भर भर के क्या इंपोर्ट किया? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक सीड्स, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड ऑल। चाइना उससे भी चालाक, चाइना ने वो जो फर्टिलाइजर वगैरह सब भेजे वो ऑर्गेनिक कहने के लिए तो भेज दिए, लेकिन एक्चुअल में जब उसकी टेस्टिंग की गई तो वो ऑर्गेनिक नहीं थी। जिसकी वजह से हुआ क्या कि जनता ने ऑर्गेनिक खेती करने के लिए एक्स्ट्रा पे भी किया, लेकिन ऑर्गेनिक खेती फिर भी नहीं हो पाई। अब सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनिक खादें होती हैं वो ज्यादा महंगी होती हैं एज कंपेयर टू जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं। तो जनता का खर्चा भी हुआ, सरकार का खर्चा भी हुआ, लेकिन उसमें अचीवमेंट आपको कुछ भी नहीं हो पाई। ये एक कारण है इकोनॉमी डाउन जाने का। आपने एकदम से जनता के और सरकार के खर्चे बढ़ा दिए। अभी ये सिनेरियो है कि ये आईएमएफ से लोन ले रहे हैं। आईएमएफ से जैसे इंडिया ने लोन लिया था 1991 में जाके,
जिस टाइम पे इंडिया में फिर हमने क्या लाया, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, रिफॉर्म्स हमें करने पड़े, बहुत बड़ा लोन लिया था, अदरवाइज इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे। वो फाइनेंशियल क्राइसिस श्रीलंका में चल रहे हैं और आईएमएफ से ये क्या है, लोन ले रहे हैं। अब आईएमएफ यहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो इनकी इकोनॉमी को कंट्रोल फिर आईएमएफ करेगा, ये खुद नहीं कर पाएंगे, जैसे हमारी इकोनॉमी को किया था। हम तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी रहना चाहते थे। क्लोज्ड मतलब बाहर की कंट्रीज के साथ ज्यादा ट्रेड नहीं करना, सोशलिस्टिक मतलब ज्यादातर रिसोर्सेज क्या सरकारी होने चाहिए, सरकारी कंपनियां, सरकारी बिजनेस, सरकारी इंडस्ट्री, ये सब होना चाहिए। लेकिन आईएमएफ ने उस टाइम पे हमें बोला कि अगर लोन चाहिए तो प्राइवेटाइजेशन करो, लिबरलाइजेशन करो, मतलब क्या, उद्योग लगाना आसान हो, जो प्रोसीजर है वो टफ ना हो, और ग्लोबलाइजेशन करो मतलब अपने बॉर्डर्स को ओपन कर दो ट्रेड के लिए, बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड करो। तो कंट्रोल किया हमारी इकोनॉमी को। अभी कौन, आईएमएफ किसको कंट्रोल करेगा, श्रीलंका की इकोनॉमी को, अगर लोन देगा तो। अब ये डिस्टर्ब इकोनॉमी है, ये क्या करती है, ओवरऑल जो आपकी साउथ एशिया की प्रोडक्टिविटी है उसको डाउन ले जाती है, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला ये जो सार्क है ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा जितना अच्छा ये एशियान परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वहां पे 10 की 10 कंट्रीज जो है वो प्रोडक्टिव है, प्रोग्रेसिव है, आप बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं openness to the trade and investment, Nepal and Sri Lanka are more open to trade, investment and connectivity with India। ये दो कंट्रीज हैं जो इंडिया के साथ अच्छी खासी कनेक्टिविटी रखती हैं, नेपाल एंड श्रीलंका, बाकी कंट्रीज के साथ नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ये भी एक हमारे लिए चैलेंज ही है कि अगर उसको हम कर पाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो साउथ एशिया है और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो पाएगा। देन ग्लोबल पावर राइवलरी इन्फ्लुएंस, इंडिया और चाइना, यूएसए एंड चाइना, ये जो राइवल्स हैं इंडिया चाइना का, हमेशा डिस्प्यूट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमारे बॉर्डर्स के ऊपर। अगर आपको याद हो रिसेंट ईयर्स में एक चीज हुई थी पिछले साल कि नेपाल में जो मैंडरिन लैंग्वेज है, मतलब जो चाइनीज लैंग्वेज है, उसको सरकारी स्कूलों में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इस चीज का इंडिया को नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। इससे क्या होगा, नेपाल के रिलेशन चाइना के साथ सुधरेंगे। अब सिंपल सी बात है, नेपाली लोगों को हिंदी आती है जिसकी वजह से वो इंडिया में काम करते हैं। इंडिया से कहीं ज्यादा बेहतर इकोनॉमी है किसकी, चाइना की। अगर नेपाल के सरकारी स्कूलों में मैंडरिन पढ़ाओगे मतलब वहां पे बच्चों को क्या आएगी, चाइनीज लैंग्वेज आएगी, तो वो इंडिया में आने की बजाय कहां जाएंगे, एक ज्यादा डेवलप्ड कंट्री में, दैट इज चाइना। इससे क्या होगा, इंडिया के रिलेशन नेपाल के साथ नीचे चले जाएंगे और चाइना की इन्वॉल्वमेंट नेपाल में बढ़ जाएगी। तो पहले तो चाइना यहां से तंग कर रहा है, फिर चाइना यहां से भी तंग करेगा अगर नेपाल के साथ अच्छे रिलेशंस बन गए तो। यहाँ पे कंट्री हुआ करती थी तिब्बत, उस तिब्बत की तरह इस नेपाल को भी चाइना अपने कब्जे में कर सकता है, जैसे तिब्बत को अपने कब्जे में किया, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। तो ये भी एक डिस्टर्बेंस हो सकती है। देन ग्लोबल पावर रिवेलरी हो गया। देन सपोर्ट फॉर द रीजनलिज्म, रीजनलिज्म की अगर हम बात करते हैं कि रीजनल डेवलपमेंट की बात की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न नेशंस आर सपोर्टिंग इंडिया सेंटर्ड रीजनलिज्म एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द रीजन। वेस्टर्न कंट्रीज मतलब यूएसए, जब बोला जाए वेस्टर्न कंट्री मतलब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका की कंट्रीज। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने एक चीज उसमें देखी होगी कि जो पूरी अर्थ है उसको आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल सेंटर में एक 0 डिग्री की लाइन खींच सकते हो, देन इधर एक 180 डिग्री की लाइन होती है, देन आपके पास वेस्ट वाली साइड भी वही 180 डिग्री की लाइन होगी। ये पूरा आपका जो अर्थ का पोर्शन होगा, दिस इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सिंपल बताऊं तो ये जो मैप के ऊपर आपको ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिखा हुआ है ना, ये जो अटलांटिक ओशन है जो एस शेप बन रहा है, उसके वेस्ट में जो क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। बाकी पूरे का पूरा वर्ल्ड कहाँ पे है, ईस्ट में। तो बाकी पूरी के पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज आर ईस्टर्न कंट्रीज, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की कंट्रीज आर वेस्टर्न कंट्रीज, ये याद रखो, ठीक है। तो मतलब यूएसए खास तौर पे, यूएसए सपोर्ट कर रहा है इंडिया के रीजनलिज्म को, इंडिया की बढ़ती हुई पावर को यूएसए सपोर्ट करता है। तभी तो यूएसए, ये जो हमने क्वेड किया था
क्वाड में यूएसए इंडिया की हेल्प करेगा अगेंस्ट चाइना, सिंपल। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल पोटेंशियल, these factors combined could potentially transform South Asia's economic landscape। अगर ये सारी चीजें प्रॉपरली हो जाती हैं, प्रॉपरली बिल्डअप हो जाती हैं, तो ये पूरे के पूरे साउथ एशिया में आपको एक प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। आप लोअर इकोनॉमिक लेवल से हायर इकोनॉमिक लेवल पे जाओगे। तो मतलब इस एरिया की ग्रोथ करनी है तो ऊपर जितना भी हमने डिस्कस किया ये सब होना चाहिए, अगर होगा तो ग्रोथ होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। Then South Asian regional integration can overcome political disputes। अगर साउथ एशिया में ये सारी कंट्रीज कोऑपरेट कर ले, पाकिस्तान के साथ हमारा डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है क्योंकि बांग्लादेश में चाइना की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, नेपाल के साथ भी हमारे रिलेशन थोड़े से खराब हो रहे हैं, कारण क्या है? चाइना की इन्वॉल्वमेंट। अगर इन सभी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए तो क्या हो जाएगा? जो लोकल डिस्प्यूट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक हमारे यहाँ पे जो होते हैं, कहां से होते हैं? पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान हमारी फ्रेंड कंट्री हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेररिज्म को खत्म करने में पाकिस्तान इंडिया की हेल्प करे, और अगर ये दोनों सरकारें ठान ले कि हमने खत्म करना है टेररिज्म को, तो टेररिज्म को खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता। सारे के सारे टेररिज्म कहाँ पे बैठा हुआ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यही तो कंट्रीज हैं, 2-3, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सब रीजनल इनिशिएटिव्स, फॉर एग्जांपल बीएमआईसी, इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे, या फिर साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये जब न्यूज में आएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रख लो कि जो आपका ये इंडो म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे है, एक हाईवे बनाया जाएगा। देन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें क्या है कि साउथ एशियन कंट्रीज जो है एक दूसरे की कंट्री में एंटर करेंगी विदाउट एनी टैरिफ। नेपाल से कोई प्रोडक्ट इंडिया की मार्केट में बिकने के लिए आ रहा है तो जब वो बॉर्डर क्रॉस करेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दिस इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और अगर ये होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रेड आपका बढ़ेगा। एशियान को देखो, एशियान एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जहां पे क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जो एफटीए जिसको हम बोलते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स 10 की 10 कंट्रीज, चाहे म्यांमार हो, लाओस हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है व्यापार करने के लिए तो बॉर्डर क्रॉस करते समय आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो टैक्सेस है फिलहाल लगते हैं। बहुत कम कंट्रीज है, खासतौर पे नेपाल, जहां से सामान आता है तो हम टैक्स नहीं लगाते, अदरवाइज श्रीलंका वगैरह से, बांग्लादेश से आता है तो टैक्स लगता है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका में चाइना की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से कई बार चाइनीज प्रोडक्ट वहां से इंडिया में एंटर करते हैं जो कि बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। बहुत सस्ता प्रोडक्ट आएगा तो हमारी मार्केट में वो पहुंचा, लोग उसी को खरीदेंगे। हमारे इंडियन प्रोडक्ट जो कि महंगा होगा कंपैरेटिवली, उसको नहीं खरीदेंगे। तो सस्ते प्रोडक्ट का दाम थोड़ा सा बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है? उसके ऊपर इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा देती है, टैक्स लगा देती है, जिसकी वजह से क्या है? उसका दाम थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो कंपटीशन, एक फेयर कंपटीशन में आ जाएगा, किसके साथ? इंडियन प्रोडक्ट के साथ। सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये तो हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपके टूरिज्म हो या कल्चरल एक्सचेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल एससीओ की जब हम बात करते हैं, एससीओ पिछली बार समझाया था, एससीओ में बुद्धिज्म की बात खास तौर पे की जाती है। जब ये एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन की बात करते हैं, बुद्धिज्म की हम बात करते हैं, तो मतलब कल्चर जो है वो कंट्रीज को कनेक्ट करता है। कल्चर इज अ सॉफ्ट पावर। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि इंडियन कल्चर को उज्बेकिस्तान में बहुत ज्यादा माना जाता है, जिसकी वजह से क्या है? उज्बेकिस्तान कभी भी इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट या इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वहां की जनता इंडिया को पसंद करती है। ये कल्चरल कोऑपरेशन यहाँ पे तो कराना ही आसान है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो, अभी आप रिसेंटली पढ़ रहे हो, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, एरिया कौन सा है? पाकिस्तान का एरिया, अफगानिस्तान का कुछ एरिया और इंडिया का एरिया। हमारा तो कल्चर जो है वो एक ही है। तो अगर आप उसको प्रमोट कर पाओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका में भर भर के बुद्धिज्म है,
श्रीलंका में बुद्धिज्म को फैलाने वाला कौन था? अशोका। इंडिया से सबसे पहली बार बाहर की किसी कंट्री में, बाहर की किसी रीजन में जो बुद्धिज्म फैला वो कौन सा एरिया है? श्रीलंका। म्यांमार में भर भर के बुद्धिस्ट लोग हैं। म्यांमार में आपने रोहिंग्यास के बारे में सुना होगा, रोहिंग्यास को म्यांमार से बाहर निकाला गया। किसने निकाला? वहां पे बैठे हुए बुद्धिस्ट लोगों ने। और वो बुद्धिज्म म्यांमार में गया कहां से है? इंडिया से। तो मतलब हमारे लिए तो है ही बड़ा आसान। बांग्लादेश, बांग्लादेश तो हमारा पार्ट रह चुका है। बांग्लादेश वॉज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बंगाल प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राइट? तो मतलब इन सब के साथ तो कोऑपरेट करना ही बड़ा आसान है अगर करना चाहें तो। देन शेयर्ड चैलेंजेस है, सबके एक जैसे चैलेंजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज सबके लिए कंसर्न है, टेररिज्म सबके लिए कंसर्न है, नेचुरल डिजास्टर सबके लिए कंसर्न है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इतनी बारिशें हुई, बाढ़ आई, तो वो बाढ़ आपको इंडिया में तो देखने को मिली, वो सारा पानी कहाँ गया? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी बाढ़ आ गई। वैसे तो हम ये सतलुज और ब्यास का पानी छोड़ते नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जब यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमने क्या कर दिए? गेटवेज ओपन कर दिए। खास तौर पे जो हरी के पत्तन वाले गेटवेज है उनको हमने ओपन कर दिया, जिसके बाद क्या हुआ? सारा पानी पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की जो बीच में तारे हैं वो भी डूब गई, बॉर्डर एंड ऑल सब डूब गया। मतलब क्या है? एक जैसी दिक्कतें हैं, सबकी एक जैसी दिक्कतें हैं, अलग नहीं। अब यूएसए की प्रॉब्लम्स और इंडिया की प्रॉब्लम्स आर वेरी डिफरेंट, लेकिन इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज है सबकी प्रॉब्लम्स सेम है, राइट? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेज होना बहुत जरूरी है, रेगुलरली मीटिंग्स करना बहुत जरूरी है, जो कि सार्क की होती नहीं है। एशियान वाले साल में 2 बार मिलते हैं, 2 बार समिट करता है एशियान। सार्क की मीटिंग्स होते होते सालों साल भी लग जाते हैं। तो मतलब क्या है? अगर आप रेगुलर बेसिस पे मिलोगे नहीं तो कोऑपरेशन आपका हो नहीं पाएगा, सिंपल। देन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की अगर हम बात करते हैं, जापान एफर्ट्स इन प्रमोटिंग इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी। जापान हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको क्या करता है? वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है, फंडिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में जो बुलेट ट्रेन आनी है उसकी फंडिंग भी कौन कर रहा है? उसकी टेक्नोलॉजी कौन ट्रांसफर कर रहा है? जापान। यहाँ पे जापान के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए। ये चीज क्या करेगी? ये चीज अगेन कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। फायदा यहाँ पे जापान का तो होना ही होना है कि उनका ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा है तो यहाँ से कमा के लेके जाएंगे, लेकिन कनेक्टिविटी तो साउथ एशिया की बढ़ रही है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया कैन लीड साउथ एशियन डेवलपमेंट बाय, इंडिया साउथ एशिया, पूरे के पूरे साउथ एशिया को डेवलप कर सकता है अगर इंडिया क्या क्या कर ले? रीजनल ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दे। आसपास की कंट्रीज में ट्रेड बढ़ाओ अपना, बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड करने की बजाय आसपास की कंट्रीज के साथ करो, अगर जहां तक पॉसिबल है। कनेक्टिविटी को बढ़ाओ, क्योंकि ये इंडिया कर सकता है, ये चीज नेपाल नहीं कर सकता, ये चीज बांग्लादेश नहीं कर सकता, भूटान नहीं कर सकता, श्रीलंका नहीं कर सकता, पाकिस्तान नहीं कर सकता, अफगानिस्तान नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत पीछे वाली इकोनॉमीज है, बहुत पीछे है वो लिस्ट में। इंडिया 5वें नंबर पे है प्रेजेंटली। तो इंडिया अगर चाहे तो पूरे साउथ एशिया को ग्रो करवा सकता है, राइट? देन अगर हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग एन इकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट फॉर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्स। मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान में 48% इन्फ्लेशन, महंगाई 48%, वहां पे लोग अपने खाने का सोचेंगे या बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करने का सोचेंगे या कंजर्व करने का सोचेंगे? उनको जंगलों से क्या लेना देना जिनके पेट में रोटी नहीं जा रही? सिंपल सी बात है। लेकिन इंडिया ये सब चीजें कर सकता है क्योंकि इंडिया में अच्छा खासा आपका जो सुधार है वो हो चुका है। हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन है लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, ज्यादातर हमारी इन्फ्लेशन 2 से लेके 6% के बीच में रहती है, एंड इतनी इन्फ्लेशन चाहिए होती है अगर आपने ग्रो करना है। हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, बीच में कभी कभी बढ़ जाता है फिर कम हो जाता है, मतलब ठीक ठाक है, इतने बुरे हालात भी नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर हम ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। अगर हम देखें बहुत अच्छे से इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है। देन हमारे यहाँ पे पॉवर्टी की अगर हम बात करें, उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था ना कि 13.5 करोड़ लोग जो हैं पिछले 10 सालों में आपने क्या किया है? उनको गरीबी से बाहर निकाल दिया है।
करवाई थी ना ये चीज मैंने पहले लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में। तो मतलब क्या है, इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री, जो आसपास की कंट्रीज में नहीं है तो उनको भी आप हेल्प कर सकते हो अगर करना चाहो तो। देन फोकसिंग ऑन द रीजनल फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन। फूड सिक्योरिटी के ऊपर, इंडिया में जितना फूड उगाया जाता है कहीं नहीं उगता। इंडिया में कोई बंदा भूखा नहीं मरता है, लेकिन इंडिया में माल न्यूट्रिशन है। इंडिया में हंगर इज वेरी लेस बट माल न्यूट्रिशन इज देयर। भूखा कोई नहीं मरता, लेकिन ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड हमें नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम क्या बात करते हैं कि फोर्टिफाइड राइस होना चाहिए। फोर्टिफाइड राइस मतलब एक ऐसा बीज आप राइस का बनाओ लैब में, जिसमें आप क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कुछ एक्स्ट्रा वाइटामिन, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन ए हो गया, ऐसे वाइटामिन और ऐसे कंपोनेंट्स को ऐड करो कि जब वो राइस की खेती की जाए तो जो लोगों की थाली में पहुंचेगा चावल, उसमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन हो। तो हमारे देश में भूख मरी नहीं है, लेकिन हमारे देश में जो ये माल न्यूट्रिशन है, इसकी दिक्कत हमें ज्यादा देखने को मिलती है। देन प्रमोटिंग सब रीजनल इनिशिएटिव्स फॉर कोऑपरेशन, वही चीज आ गई, रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन को बढ़ाना है। देन रिप्रेजेंटिंग साउथ एशियाज इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल फोरम्स। जैसे ये एशियन कंट्रीज है ना, यूएन वगैरह में जाती है, एक साथ खड़ी हो जाती है, जी हमारे साउथ एशिया में ये दिक्कत चल रही है, इसको बताओ कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे ये नहीं हो पाता। यूएन में कोई प्रस्ताव रखा गया, पाकिस्तान किसी और तरफ जाता है, इंडिया किसी और तरफ जाता है, नेपाल बीच में कहीं घूमता रहता है, श्रीलंका कहीं और घूम जाता है, आप बोल सकते हो। मतलब कोई कॉपरेशन नहीं है, एक आवाज नहीं है साउथ एशिया की। और जब तक साउथ एशिया की एक आवाज नहीं बन पाएगी, तब तक साउथ एशिया की तरक्की होना मुश्किल है, सिंपल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि टॉपिक 4 जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बारे में डिटेल्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी तक डिटेल्स को रिलीज नहीं किया। इट इज अबाउट कि 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी जो थे, उनके अंदर एक कमीशन बिठाया गया। उनकी लीडरशिप में एक कमीशन बिठाया गया जिसको जी रोहिणी कमीशन बोला जा रहा है। इस कमीशन के बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जी रोहिणी कमीशन बिठाया गया है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 1979 में कमीशन आया था, नाम बताओ, मंडल कमीशन। कौन सा कमीशन? मंडल कमीशन, जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1991 1992 में जाके इसको इंप्लीमेंट किया गया। और फिर हमारे पास इंदिरा साहनी केस आया था, याद करो, करवाया था ना इंदिरा साहनी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 27% टोटल जॉब्स में और एडमिशंस में रिजर्वेशन किसको मिलेगी? अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब अदर बैकवर्ड क्लासेस की जब हम बात करते हैं, इसी कैटेगराइजेशन की और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक और कमीशन बिठाया गया, जिसको बोला जी रोहिणी कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। यहाँ पे ये बोला गया कि जैसे मान लो प्रेजेंटली आपके पास मान लो 3000 अलग अलग कास्ट हैं जो किसमें आती हैं? ओबीसी में। अब मान लो एक कास्ट है, उस कास्ट में आगे बहुत सारी सब कास्ट होंगी। जैसे मान लो कोई आपके पास एक कास्ट है ए, उसके अंदर 3 सब कास्ट हैं, ए बी एंड सी। एक कास्ट है आपके पास ए जो ओबीसी में आती है, उसके अंदर सब कास्ट है ए बी सी, जिसमें से क्या है, ये जो ए वाले हैं तो ये भी बड़े अच्छे खासे डेवलप्ड है, लेकिन ये जो बी वाले एंड सी वाले हैं, इनकी डेवलपमेंट इज वेरी लेस। होता क्या है, जब कास्ट ए को यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाएगी, उसमें ऑटोमेटिकली जो लोग ज्यादा डेवलप्ड है तो उनका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा होगा, ऑटोमेटिकली जॉब्स में भी वो ज्यादा जाएंगे, एजुकेशन में भी वो ज्यादा जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है, सीट्स इनको ज्यादा मिल जाती हैं, या फिर सीट्स में इनका कुछ ना कुछ शेयर रहेगा और इनका शेयर जो है वहां पे कम हो जाएगा। तो जो आपके पास कैटेगरीज ऑलरेडी ओबीसी में है, उसकी सब कैटेगरीज फाइंड आउट करना कि क्या उसकी सब कैटेगरीज को अलग से कोई रिजर्वेशन देने की जरूरत है या नहीं। क्योंकि जब आप एक ब्रॉड कास्ट में बहुत सारी कास्ट को इंक्लूड कर लेते हो, तो उसमें जो आपकी बिल्कुल लोअर वाली कास्ट होंगी उनको तो इग्नोर ही कर दिया जाएगा। सिंपल चीज है, ये वही चीज है जैसे हमने क्रीमी लेयर की बात की थी।
क्रीमी लेयर की बात की थी ना, वो हमने बात की थी कि मान लो ये एक कास्ट है, इसमें अगर कोई बंदा सालाना 8 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया था कि ऐसा ना हो कहीं कि जो फायदा हमने पिछड़े हुए लोगों को पहुंचाना था, बैकवर्ड लोगों को पहुंचाना था, वो उनको पहुंचने की बजाय किसको पहुंच जाए, जो ऑलरेडी अच्छा खासा कमा रहा है। ये तो हमने निकाल दिए क्रीमी लेयर वाले। तो अभी हमारे पास मुद्दा आ गया है कि कौन सी कास्ट कितनी ज्यादा बैकवर्ड है, कितनी ज्यादा डेवलप्ड है, वो फाइंड आउट करना। कि अगर ए कास्ट को आपने रिजर्वेशन दी है तो उसमें 3 कास्ट आ रही है, उसमें ज्यादा फोकस किसके ऊपर करने की जरूरत है, वो सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट करना इज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ जी रोहिणी कमीशन, जो बिठाया गया 2017 में। रिसेंटली इसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी गई है सरकार के पास, लेकिन अभी वो रिपोर्ट रिलीज नहीं हुई है। रिपोर्ट रिलीज होगी फिर इसके ऊपर हम डिस्कशंस कर सकते हैं कि क्या क्या बोला गया है, राइट। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये कमीशन किसके साथ रिलेटेड है, राइट। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज अबाउट राज्यसभा पासिस द मीडिएशन बिल 2021। देखो ध्यान से, 2021 में एक बिल आया था मीडिएशन बिल, जिसको राज्यसभा ने अभी पास किया है। मतलब क्या है, तब से इस बिल के ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं, डिले हो रहा है, अटका हुआ था बिल, राज्यसभा ने रिसेंटली पास किया। मीडिएशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीडिएशन? पढ़ के नहीं बताना, लगे हुए पढ़ने में। मीडिएशन क्या होता है? मान लो 2 बंदों के बीच में डिस्प्यूट है, बीच में एक बंदा पड़ेगा, क्या करेगा, डिस्प्यूट को सॉल्व करवा देगा, मतलब बिचौलिए का काम करना। मीडिएशन का काम ये होता है, सिंपल। मान लो 2 बंदों के बीच में डिस्प्यूट था, वो दोनों कोर्ट में चले गए। अब डिस्प्यूट कई तो होते हैं बहुत ही हाई लेवल के कि कोर्ट की जरूरत है, कई डिस्प्यूट होते हैं फालतू से डिस्प्यूट, जैसे फॉर एग्जांपल डिवोर्स का डिस्प्यूट है। अब डिवोर्स का डिस्प्यूट, मियां बीवी है, वहां पे इतने साल साथ रहे हैं, वो अपना डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस उनको क्या चाहिए, बीच में एक बिचौलिया चाहिए जो उन दोनों की बातें सामने रखे और उनका डिस्प्यूट सॉल्व करवा दे। कोर्ट को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? कोर्ट में तो ऑलरेडी करोड़ों केसेस हैं जो क्या है, पेंडिंग पड़े हुए, राइट। तो यहाँ पे मेडिएशन के लिए एक बिल लाया गया था जिसको रिसेंटली लोकसभा ने पास किया है। तो उसकी अगर हम बात करें, उसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली इंप्लीमेंट होगा तभी हमें पता चलेगा किस तरीके से वो इंप्लीमेंट हो रहा है। लेकिन हाँ, उसके बेसिक जो पॉइंट्स है वो देखो। मीडिएशन में अगर हम बात करते हैं, पार्टीज कैन विथड्रॉ फ्रॉम द मीडिएशन आफ्टर 2 सेशंस एंड मीडिएशन प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 180 डेज। यहाँ पे देखो, कोई भी डिस्प्यूट है उसको आपने इस तरीके से सॉल्व करना है तो 180 दिन इज मैक्सिमम। 180 दिन से ऊपर आप उस डिस्प्यूट को ले जा सकते हो अगर दोनों पार्टीज उसको आगे लेके जाना चाहे। मीडिएशन में क्या होगा, यहाँ पे अलग से ब्लॉक्स बनाए जाएंगे, मतलब एक कोर्ट की तरह मीडिएशन कोर्ट्स बनेंगे, जिनका काम किसी को सजा सुनाना नहीं है, जिनका काम है समझौते करवाना। समझौते करवाने का काम किया जाएगा कि दोनों पार्टीज को ही जितना फायदा बनता है वो मिल सके। ऐसा ना कि कोर्ट क्या करती है, कोर्ट तो किसी एक को सजा सुनाएगी, दूसरे का काम खत्म, है ना। तो वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे मीडिएशन में दोनों पार्टीज को फायदा पहुंचाया जाता है, ठीक है, समझौता करवाया जाता है। जो अक्सर आपने गांव वगैरह में देखा होगा, सरपंच करवाते हैं, पंच करवाते हैं, वो काम जुडिशरी करवाएगी, बस सिंपल चीज है। देन अगर हम बात करते हैं, बिल आल्सो एस्टेब्लिशेस मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया। मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाने की बात की जा रही है इस बिल के द्वारा। और अगर मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनेगा तो मतलब इट इज लाइक, जैसे आज हमारे पास इन्वायरमेंट के केसेस सॉल्व करने के लिए अलग से नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है जो सिर्फ इन्वायरमेंट के केसेस को देखता है, वैसे हमारे पास मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया होगा जो लोगों के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगा और जनता के बीच में जो समझौते हैं वो करवाने का काम करेगा, सिंपल। इससे क्या होगा, इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही होनी है कि जो कोर्ट्स के ऊपर बर्डन है वो कम हो जाएगा। कोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंटली अगर हम बात करें, अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है कि 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट्स में, और उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो क्या है, समझौते के साथ सॉल्व किए जा सकते हैं, मीडिएशन के थ्रू सॉल्व किए जा सकते हैं। देखो, मीडिएशन कोई नया कंसेप्ट नहीं है, हमारे देश में न्याय पंचायत का कंसेप्ट बड़े टाइम से चला हुआ है।
जब से अब आजाद हुए हैं उस टाइम से न्याय पंचायत की बात होती है। न्याय पंचायत क्या होती है कि विलेज लेवल पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा, जो रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है या फिर लोअर जज भी हो सकते हैं, जो सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, वो आके बैठेंगे और गांव में आके एक कोर्ट लगेगी और उस कोर्ट में सिविल और क्रिमिनल केसेस जो होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। अगर बहुत ज्यादा हीनियस क्रिमिनल केस नहीं है तो, ठीक ठाक सा चोरी का केस है तो वो सारे वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। उसी को आप बोल सकते हो लीगलाइजेशन करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है एक अच्छे खासे लेवल पे, इंडिया लेवल पे। क्योंकि न्याय पंचायत वगैरह जो है वो किसके हाथ में होता है, वो होता है आपकी स्टेट की सरकार के हाथ में, उसमें सेंटर का कंट्रोल नहीं है। क्योंकि न्याय पंचायत किसके अंदर आती है, ये आती है जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट था उसके अंदर। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, mediation is considered a more cost efficient and less adversarial method compared to the traditional court litigation। यहाँ पे देखो पैसा भी कम लगता है, एफिशिएंसी भी ज्यादा है क्योंकि किसी का नुकसान नहीं हो रहा, दोनों में समझौता करवाया जा रहा है और केस सॉल्व भी जल्दी हो जाता है। आपको 12-12, 10-10 साल कोर्ट की वर्डिक्ट की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सिंपल। तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ना है, इट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। अगले वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बिना पढ़े बिना देखे मुझे तुम लोग बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो सेक्सुअल हरासमेंट है चिल्ड्रन की वो भी बढ़ रही है, दोनों में क्या रिलेशन? सोचो और बताओ। क्लाइमेट चेंज और सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्योंकि रिलेशन इज देयर। सोचो और बताओ। देखने को दोनों टॉपिक डिफरेंट लगते हैं लेकिन ऐसे सर क्वेश्चन इसमें पूछे तो कुछ जाते हैं। लग ही नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्या ही रिलेशन होगा क्लाइमेट चेंज किधर और वो किधर? क्लाइमेट चेंज का मेंटल हेल्थ के साथ कोई लेना देना नहीं कि है? है कैसे? फ्लड की वजह से? फ्लड आने की वजह से किसको स्ट्रेस हुआ मुझे बताना जरा। वो स्ट्रेस नहीं होती है, वो टेम्परेरी टेंशन होती है, आप बोल सकते हो। क्लाइमेट चेंज की वजह से हार्मोन चेंज होंगे? तो बता तो ठीक रहा है लेकिन ढंग से बता नहीं रहा। अब मान लो क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या है, आपको फ्लड्स देखने को मिले। फ्लड आने की वजह से क्या हुआ, लोगों के जो घर थे वो तबाह हो गए। लोगों के घर तबाह हो गए तो सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करके किसी एक सेंटर में बिठा दिया जाएगा, है ना, किसी एक जगह पे किसी एक घर में उनको रख दिया जाएगा। रिहेबिलिटेशन सेंटर कुछ भी हो सकता है। अब वहां पे क्या है, इतने सारे बच्चे एक साथ, इतने सारे पेरेंट्स एक साथ, पूरी हलचल मची हुई है, कुछ नहीं पता चल रहा किसका बच्चा किधर है किधर गया। ऐसे में क्या होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। ऐसे में क्या होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। बच्चे गुम हो जाते हैं, पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा तो मर गया होगा, फ्लड में बह गया होगा, लेकिन यहाँ पे उसको बेचा जा रहा है। रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? एक तो बच्चा अपने घर में सिक्योर है, सेफ है, चलो माना जाता है, वैसे तो बच्चे अपने घर में भी सिक्योर नहीं होते हैं आज के टाइम पे, तो फिर भी स्टिल एक सिक्योरिटी का अच्छा लेवल है अगर बच्चा अपने घर में है। और एक ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में एक हॉल में सारे बच्चे सोए हुए हैं, किसी के साथ सेक्सुअल अब्यूज बंदा कहाँ पे कर सकता है इजिली, उस रिहेबिलिटेशन सेंटर में जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं है, या घर में ऑटोमेटिकली रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो वहां पे वो केसेस भी बढ़ जाएंगे। सिंपल है। मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट वायलेंस को बढ़ाती हैं और जो जनरेट होती है किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। नंबर 1 देखो, हजार्ड्स एंड डिजास्टर रिस्क। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नेचुरल डिजास्टर जो है वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो वायलेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड आया,
किसी गरीब बंदे का घर टूट गया, बह गया, पहले क्या था, उस गरीब बंदे के बच्चे जो थे वो सरकारी स्कूल में जाके पढ़ रहे थे। अब क्या है, उस गरीब बंदे का घर भी उसके पास नहीं बचा। अब उनको क्या है, पूरी की पूरी फैमिली को वर्क करना पड़ेगा अगर दोबारा से घर को बिल्डअप करना है तो उसके पेरेंट क्या बोलेंगे, भाई तो अब स्कूल छोड़, तू काम कर। और यहाँ पे आपका कौन सा आर्टिकल हार्म हुआ, आर्टिकल 24। हो सकता है बच्चा पढ़ना चाहता हो लेकिन उससे काम करवाया जा रहा है। दिस इज अ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रंस राइट, सिंपल, ये चीज हमें देखने को मिलेगी। नंबर 2, जेंडर की अगर हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या है, बहुत सारी फैमिलीज जो पहले गरीब थी और गरीब होगी। पहले तो उनको ये था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर में एक आती है लेडी वो काम करने के लिए, उसके बेटा और बेटी दोनों पढ़ रहे हैं। वो मुझे बोलती कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है, और वो लड़की अभी उस टाइम पे थी 10th क्लास में, कि मैंने उसकी शादी करनी है कि अब इतना पढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा हम पढ़ा नहीं पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं, कैसे पढ़ाएं, अगले घर वालों ने पढ़ाना होगा तो पढ़ा लेंगे अपने आप, नहीं तो फिर जैसे तैसे हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे भी यही चीज होती है कि मान लो एक फैमिली है, उसके पास अभी तो रिसोर्स था अपने बच्चों को पढ़ाने का, लड़की को पढ़ाने का, कल को क्या हो गया, कल को कोई फ्लड आ गया या क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, आपकी क्रॉप जो है, ये भी तो होगा कि खेतों में कुछ उग नहीं रहा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या, नॉर्मल क्रॉप जो आप उगा रहे थे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो आपकी जो इनकम है वो भी कम हो जाएगी। और पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि अगर घर में 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 लड़कियां, तो वो सोचेंगे इनकी शादी करो जल्दी जल्दी, हम 3 अपना जैसे तैसे चला लेंगे। तो चाइल्ड मैरिज के जो केसेस हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि रिसोर्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो फैमिलीज हैं वो अपनी लड़कियों की शादी जल्दी कर देगी। क्या करने के लिए? अपना बर्डन कम करने के लिए, सिंपल। ये चीज देखो ध्यान से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, दोनों तरीकों की चीजें हो सकती है। अगर आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज हुआ, जो सी लेवल है वो बढ़ गया, कोई एरिया आपका है जो क्या समुद्र में डूब रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 2004 में सुनामी आई तो हमारे निकोबार का, ग्रेटर निकोबार वाला जो एरिया है वो पूरे का पूरा डूब गया, उसका मेजर एरिया डूब गया। इंदिरा पॉइंट जिसको हम बोलते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वो भी आज के टाइम पे समुद्र में डूबा हुआ है। कब? 2004 से। इसी तरीके से अगर मान लो कल को क्या सी लेवल और राइज होता है, मालदीव के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मालदीव के वो सारे आइलैंड्स डूबना स्टार्ट करते हैं। मालदीव इंडिया की फ्रेंड कंट्री है, तो अपनी जनता को लेके कहाँ आएगा? इंडिया में। रिसोर्सेज की कमी कहाँ पे आएगी? इंडिया में। गरीबी कहाँ पे फैलेगी? इंडिया में। और जहां पे गरीबी है वहां पे चिल्ड्रंस की एक्सप्लॉयटेशन तो होनी होनी है। हर जगह सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की हम बात नहीं करते हैं, अगर बच्चा पढ़ नहीं पाएगा वो भी उसकी एक्सप्लॉयटेशन ही तो है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लोग बेघर हो जाते हैं, माइग्रेट करना पड़ता है कहीं और, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, सबके साथ कॉम्प्रोमाइज होता है। दैट इज चिल्ड्रंस की एक्सप्लॉयटेशन। देन चाइल्ड लेबर के केसेस हमें देखने को मिलेंगे, अभी मैंने आपको समझाया। और हेल्थ की अगर हम बात करें वो तो है ही, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जिस टाइम पे ये कोविड आया है, उस टाइम उसके ऊपर बहुत सारे आपकी वेब सीरीज एंड बहुत सारी मूवीज भी बनी उस चीज के ऊपर कि कैसे लेडीज जो है एक जगह से दूसरी जगह पैदल जा रही हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके। कईयों में ये दिखाया गया कि उन्होंने लेबर में थी, मतलब वो बच्चे प्रेग्नेंट थी वो लेडीज, और रास्ते में ही उनकी डिलीवरी हुई विदाउट एनी मेडिकल फैसिलिटी। कारण क्या है? मेडिकल स्टाफ वाज बिजी इन कोविड। और कोविड अपने आप थोड़ी ना है, ये जो तुम लोग कर रहे हो क्लाइमेट चेंज करवा रहे हो उसी का तो एक कारण है। ये जो जूनोटिक डिसीजेज होती है, जूनोटिक डिसीजेज मतलब जो क्या है, एनिमल से इंसान को हो रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज। ऐसे ऐसे वायरसेस, ऐसे ऐसे बैक्टीरियाज आपको देखने को मिल रहे हैं जो पहले कभी हुआ ही नहीं करते थे, राइट? ये जो पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज, अगर इतने सारे लोग माइग्रेट करेंगे, एक जगह पे रहेंगे, तो वहां पे क्या है, अच्छे हालातों में वो नहीं रह पाएंगे, ज्यादा कंजेस्टेड माहौल में वो रहेंगे, जो क्या है, अगेन बहुत सारी इंफेक्शियस डिसीजेस को जन्म देगा, सिंपल।
तो मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अगर आपको कहीं पे पूछ लिया जाए तो ऐसे सुन नहीं हो जाना कि ये तो अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, दोनों का रिलेशन है। बस आपको अलग अलग नजरिए से, पर्सपेक्टिव से उसको सोचना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एड्रेसिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स मल्टीपल अप्रोचेस। क्या क्या अप्रोचेस हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, इंटीग्रेटेड पॉलिसीज होनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज एंड चिल्ड्रन का जो वायलेंस है, आपने एक चीज देखी होगी, जब ये कोविड आया, कोविड की वजह से क्या है, जो घरों के अंदर लेडीज के साथ वायलेंस होता था, उनके हस्बैंड उनको मारते थे एंड ऑल, वो सब कुछ होता था, है ना, वो केसेस बढ़ गए। कारण क्या है? जो हस्बैंड्स थे उनकी जॉब चली गई। पहले वो दिन में 8 घंटे बाहर रहते थे, अब वो 8 घंटे भी घर में रह रहे हैं। पहले वो बाकी घंटे मारते थे उनको, अब 8 घंटे एक्स्ट्रा उनको और मिल गए मारने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए। यही चीज है ना। तो वो सेम चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। तो पॉलिसीज ऐसी बनाओ कि क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड आप पॉलिसीज बना रहे हो, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बना रहे हो, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो चिल्ड्रंस के ऊपर, वुमेन के ऊपर जो स्ट्रेस खड़ा हो रहा है, उसको भी आप वहां पे कर्ब कर सको। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए, ये तो सिंपल चीज है। कोई भी आपका डिजास्टर हो, क्लाइमेट चेंज हो, फ्लड आना है, अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर आपके पास है तो आप क्या है, ऐसी चीजों को कम कर सकते हो। खत्म तो नहीं कर पाओगे नुकसान को, लेकिन आप कम कर सकते हो। अगर नुकसान कम होगा तो एक्सप्लॉयटेशन भी ऑटोमेटिकली कम होगी। साइको सोशल सपोर्ट जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। बहुत सारे अगर हम यहाँ पे बात करें, जो बच्चे हैं ऐसे हालातों की वजह से क्या स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी कि एक लड़की, जैसे ये बोल रहा है कि फ्लड की वजह से स्ट्रेस हो जाता है। जो बड़े लोग होते हैं उनको तो टेंशन होती है थोड़ी बहुत कि अच्छा यार ये सारा खराब हो गया, फिर सोचते चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इट्स ओके। वहां पे एक वीडियो वायरल हो रही थी, उसमें एक लड़की रो रही है और बुरे तरीके से रो रही है। कारण क्या है? वो बोलती है कि मेरे फादर ने ये घर बनाया था, बड़ी बड़ी मेहनत करके बनाया था, अभी ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये गिर जाएगा, और अगर गिर गया तो हमारा क्या होगा। रिपोर्टर उसको बोल रहा था कोई बात नहीं, घर तो दोबारा से बन जाता है, इसमें क्या है। वो बोलती नहीं नहीं, हमारा अगर घर टूट गया तो ये हो जाएगा। वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रेस बन चुका है। तो वो एक कारण हो सकता है, उसकी मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है वो चीज। समझ रहे हो? आपने अक्सर देखा होगा पेरेंट्स जो टेंशन वाली चीजें होती हैं बच्चों के सामने बात नहीं करते। कारण क्या होता है? इतनी अवेयरनेस पेरेंट्स को है कि बच्चों को बताएंगे तो स्ट्रेस लेंगे फालतू का। जो एक आप बोल सकते हो जिससे एक्सपीरियंस्ड बंदा है उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको 1-2 दिन के लिए लगेगा कि यार टेंशन होगी, बाद में उसको पता है कि कोई बात नहीं, ये हो ही जाना है, सही ना सही हो ही जाना है कहीं ना कहीं। लेकिन बच्चे उस चीज की टेंशन ले जाते हैं। तो वो स्ट्रेस का माहौल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, फ्लड की वजह से उसका स्कूल बह गया, वो बहुत बड़े स्ट्रेस में है कि अब वो पढ़ नहीं पाएगा। तू तो नहीं है, वो बिल्कुल भी दांत निकाल रहा है आगे से। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जेंडर सेंसिटिव इंटरवेंशंस, मतलब जेंडर रिलेटेड आपको पॉलिसीज यहाँ पे बनाने की जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में क्या ट्रैफिकिंग होती है, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो बहुत बढ़ता है, चाइल्ड मैरिजेस जो है वो बहुत बढ़ती हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। देन क्लाइमेट रिसिलिएंट एजुकेशन, बच्चों को इन्वायरमेंट पढ़ाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इसको अगर हटाना है तो सारे लोगों को अवेयर करो कि क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है, सिंपल। देन चाइल्ड सेंटर्ड डिजास्टर प्लान्स, जब डिजास्टर आता है तो कभी आपने सुना है कुछ ऐसी बात की जा रही हो कि बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे? कभी आपने ये सुना है कि ड्यूरिंग एनी डिजास्टर बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, सरकार ने उसके लिए क्या किया है? कभी सुना है ऐसा? नहीं। सरकार बात करती है फूड पहुंचा दो, सरकार बात करती है उनको रहने के लिए जगह दे दो, सरकार कभी भी उनकी एजुकेशन की बात नहीं करेगी। एजुकेशन मुद्दा नहीं होता उस टाइम, लेकिन वो होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड शेल्टर्स, खास तौर पे ऐसे शेल्टर हाउसेस बनाओ जो कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए हो, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, वहां पे सिर्फ बच्चे हो, सिर्फ बच्चे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मान लो मेरा बच्चा है मेरे घर में है तो वो सुरक्षित है, मेरा बच्चा एक शेल्टर में बैठा हुआ है, वहां पे और भी 10 तरह के आदमी बैठे हुए हैं, मुझे किसी का क्या पता वो कैसा है, मुझे किसी का क्या पता वो कैसा है। सिंपल सी चीज है, वो अपने बच्चे के साथ अच्छा होगा लेकिन दूसरे के बच्चे के साथ तो वो शोषण कर सकता है, और ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, नॉट जस्ट गर्ल्स, बॉयज एज वेल। दिस इज इंपॉर्टेंट, कभी भी लिखोगे ना, क्योंकि मैं तुम लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूं, तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए, क्योंकि समाज में जो आपको देखने को मिलता है कि शोषण हो रहा है, लड़कियों का शोषण होता है, ट्रू, लेकिन लड़कों का भी शोषण होता है, फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी शोषण किया जाता है, बाहर के लोगों के द्वारा भी शोषण किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब अपना सवाल का जवाब लिखोगे तो अपने दिमाग में ये सारी चीजें रखना, वहां पे ऐसा मत करना कि गर्ल सेक्सुअल अब्यूज या गर्ल सेक्सुअल अब्यूज आप लिखते चले जा रहे हो, या फिर वुमेन सेक्सुअल अब्यूज आप लिखते चले जा रहे हो, आप सेक्सुअल अब्यूज लिखो सिंपल, ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजों के बारे में पता होना चाहिए जो कि आपका आंसर दूसरों से बेहतर बन सके। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, अगेन वही चीज आ गई, यहाँ पे हेडिंग देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी डोमेस्टिक वायलेंस विल राइज एज टेम्परेचर्स अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्पाइक। वो बोल रहे हैं कि जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले चाइल्ड के साथ रिलेट किया, अब डोमेस्टिक वायलेंस मतलब खास तौर पे जो वुमेन के साथ वायलेंस होता है उसकी हम बात करेंगे किस तरीके से। यहाँ पे देखो सबसे पहले स्टडी में क्या बोला गया है, स्टडी में बोला गया है कि दीज फाइंडिंग्स हाइलाइट्स द वल्नरेबिलिटीज एंड इनइक्वालिटीज ऑफ वुमेन एक्सपीरियंसिंग इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। ऐसे शब्द को यूज किया करो, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, मतलब जो हस्बैंड अपनी बीवी के साथ शोषण कर रहा है, वो शोषण किसी भी तरीके का हो सकता है, वो मेंटल शोषण हो सकता है, वो फिजिकल शोषण हो सकता है, वो सेक्सुअल शोषण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, याद रखना है। ग्लोबल क्लाइमेट वार्मिंग जो हो रही है इसकी वजह से इसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण क्या है, वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लाइमेट चेंज होगा, अगर कोई बंदा है पहले वर्किंग था, अब उसकी जॉब चली गई है, तो अब वो क्या है, घर में रहेगा, घर में रहेगा। पहले मान लो कि एक फैमिली में 7 बंदे थे, टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसमें से 4 वर्किंग मेल है और 3 आपकी क्या है, फीमेल्स है। पहले वो 4 वर्किंग मेल्स क्या थे, बाहर चले जाते थे काम करने के लिए, फीमेल्स क्या अपना जो भी काम करना है वो कर सकती है। अब वो घर पे बैठे हुए हैं, सबसे पहली बात जो वर्कलोड है फीमेल का वो बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते, मदर्स की ऐसी की तैसी हो जाती है घर में कि अब इनको भेजो स्कूल, जान खा ली इन लोगों ने हमारी, वो क्या होता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, वो चीज होगी। दूसरी चीज, अगर मेल काउंटर पार्ट स्ट्रेस में है ड्यू टू कि उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो अपना स्ट्रेस कहीं ना कहीं निकालता है, और इंडियन कल्चर में कहाँ निकाला जाता है, बीवियों के ऊपर, होता है या नहीं, कि स्ट्रेस में मेल है और अपनी पत्नी को पीट रहा है, वो स्ट्रेस निकालने के लिए, सिंपल सी चीज है, ये होता है ना। ये सारे केसेस हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है सेकंड वाले पॉइंट में, हाई एम्बिएंट टेम्परेचर में बी एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। Each 1 degree increase in the annual mean temperature is associated with the mean increase in intimate partner violence prevalence of 4.49%। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से 4.49% जो वुमेन के साथ वायलेंस है वो बढ़ रहा, मतलब देयर इज अ रिलेशन। ऐसे डाटा को मेंशन कर सकते हैं आप, समझे कि किस तरीके से इंपैक्ट किए जा रहा है। देन नेक्स्ट देखो, द प्रेवलेंस ऑफ फिजिकल वायलेंस वाज हाईएस्ट 23%, फॉलोड बाय इमोशनल एंड सेक्सुअल वायलेंस। तो अगर हम इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की बात करते हैं, सबसे ज्यादा फिजिकल वायलेंस है, थप्पड़ मार देना या वैसे पीटना। नंबर 2 इमोशनल लेवल पे, वो सबसे बड़ी गड़बड़ है इमोशनल वाली। नंबर 3 सेक्सुअल लेवल पे, ठीक है, क्योंकि हम इंटीमेट पार्टनर वायलेंस की बात कर रहे हैं, मतलब
हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और कोई बात नहीं यहाँ पे कर रहे, राइट। देन अगर हम बात करते हैं हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज दीज केसेस, तो नंबर 1 है स्क्वीजिंग वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे, ज्यादा टाइम घर में रहेंगे, तो हर तरह का स्ट्रेस जो है वो फीमेल काउंटर पार्ट के ऊपर आने वाला है। नंबर 2, जनरेटिंग रिक्वायरमेंट फॉर कंफर्ट which low income groups and economically weaker sections cannot afford। यहां पे अगर हम बात करते हैं कि जो आपके ऑलरेडी गरीब लोग हैं, अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से और गरीब हो जाएंगे तो उनका जो स्ट्रेस है बढ़ जाएगा, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो अगर डिस्टरबेंस आएगी तो वो डिस्टरबेंस हर जगह आपको देखने को मिलेगी। फीमेल के ऊपर भी स्ट्रेस होगा, जैसे हो सकता है बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो सेक्सुअल वर्क में इन्वॉल्व हो जाती है ड्यू टू गरीबी। दिस इज अ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं हमारे देश में जो सेक्सुअल वर्क में इन्वॉल्व हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि घर में पैसे की कमी है, हस्बैंड कमा रहा है लेकिन उतना नहीं कमा पा रहा। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। जब किसी एरिया में फ्लड आता है, लोग बेघर होते हैं, जॉब्स लोगों की जाती है, तो उस टाइम पे सेक्सुअल वर्क जो है वो बढ़ता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो बढ़ती है। मान लो गरीबी आ गई, गरीबी की वजह से क्या है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बेच दिया, जो कि बिहार वगैरह में बड़ा कॉमन है, लड़कियों को लड़कों को बेचना, पेरेंट्स खुद बेच रहे हैं। कारण क्या है, गरीबी इतनी ज्यादा है कि 4 बच्चे हैं, 2 बेच दो, 2 को अच्छे से पाल लो। समझे? तो मतलब देयर इज अ रिलेशन, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, लेकिन रिलेशन इज देयर, सिंपल है। क्योंकि हमारे देश में, मैंने आपको कई बार बताया है, हमारे देश में जो फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स हैं, 2-2.5 एकड़ जमीन वाले फार्मर्स हैं। 85% फार्मर्स 2-2.5 से 5 एकड़ के बीच में जमीन को होल्ड करते हैं। और अगर क्लाइमेट चेंज होगा, प्रॉपर टाइम पे बारिशें नहीं होगी, वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर नहीं सकते खेती में, तो उनकी खेती में कुछ नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी विल बी वेरी लेस। प्रोडक्टिविटी लेस तो गरीबी आएगी, गरीबी आएगी तो ये सब कुछ होगा, बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन भी होगी, वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन भी होगी। समझे? तो ये चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नीचे जो आपके बिल्कुल नीचे जाके एक फोटो ऐड की हुई है, जिसमें क्या खास तौर पे ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज अगर आपका होता है, उसके जेंडर एस्पेक्ट्स क्या हैं और उसके क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको आप एक बार रीड आउट करना, ठीक है? जो नीचे बचे हुए आपके पैराग्राफ्स हैं उनको भी रीड आउट करना। अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम डिस्कस कर लेंगे, राइट? यहां तक समझ आया? इसमें कोई दिक्कत हो? हाँ जी, खुशप्रीत, शिखा? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस सर। समझ आ ओके, इसको रीड आउट करना। और तुम लोगों ने एक क्वेश्चन लिखना है, और पिछले वाला तो तुम लोगों ने अभी लिखा नहीं, एक और लिख लो। ये मंडे को दोनों चेक होंगे आपकी, ठीक है? तो लिखो इसमें, क्लाइमेट चेंज causes violence against women and children, causes violence against women and children, comma, critically analyze, comma, critically analyze। अब बता, मैंने आपको सब दिया है, क्या है, कैसे है, क्यों है। तुम लोगों ने अब इसको आंसर में लिखना है, और लिखने हैं 150 वर्ड्स ओनली, 150 वर्ड्स बस, इससे ज्यादा नहीं। 150 वर्ड्स में बेस्ट लिख के लेके आओ। कनेक्टिविटी दो क्लाइमेट चेंज एंड वायलेंस के बीच में, ये कैसे है, ठीक है? ठीक है बेटा, ऑनलाइन? हाँ जी सर। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा।